everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. Class 10 Social Science. यह जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2022-23 में अपना बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं. एंड द ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर. आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे. काफी सारे बच्चे तो इस चीज की खोज कर रहे होंगे कि अब ये चालू करते हैं. तो देखो, सैंपल पेपर जो है वो सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है. अल्टीमेटली आज मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम में 2023 में जब भी तारीख आएगी फेब में या मार्च में, आप जब एग्जाम देने जाओगे सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस का पेपर कैसा होगा, क्या होगा ये तो कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन कैसा होगा ये आपको पता चल जाएगा. इस पैटर्न के हिसाब से हम हमारी तैयारी कर पाएंगे. हमें एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है अल्टीमेटली. तो इस वीडियो में मैं आपको सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एनालिसिस वाला, ये दोनों चीज देने वाला हूं. तो वीडियो कुछ ऐसे आगे बढ़ेगा कि शुरुआत के मुझे 5 मिनट देना, और वो 5 मिनट सबसे ज्यादा जरूरी भी है. क्यों सबसे ज्यादा जरूरी? क्योंकि उसमें मैं आपको बता दूंगा कि पेपर पैटर्न क्या है, क्या चीज अलग है, किसको ध्यान में रख तैयारी करना, किन गलतियों को मत करना, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना, ये वाली बात. और फिर सॉल्यूशंस हैं. तो ऐसे सॉल्यूशंस तो जो हैं, तो सॉल्यूशंस आपको मार्किंग स्कीम भी दिया है सीबीएसई ने. तो जैसे अगर आपको पूरा सॉल्यूशन में वही बताऊंगा जो मार्किंग स्कीम में लिखा है, ठीक है, और थोड़ी सी कहानियां. लेकिन आपको अगर देखना है तो वो भी कंप्लीट कर सकते हो. इसी वीडियो में आपको वो दे दूंगा. नहीं तो मार्किंग स्कीम से भी कर सकते हो. सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम मिलेगी कहां, ठीक है. और सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम सिर्फ सोशल की बात नहीं कर रहे हैं, सारा सब कुछ, मतलब जो दूसरे आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी अगर बात की जाए तो सुनते चलो समझते चलो, ठीक है. शुरुआत के 5-10 मिनट ध्यान से सुनना अच्छे से, बाकी फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा. सीबीएसई की वेबसाइट पे गए, कभी जाते हो घूमते फिरते, तो सीबीएसई की वेबसाइट पर जाना. ये जो एकेडमिक वेबसाइट है इसे खोलोगे तो कुछ इस तरह से, ठीक है, नीला हरा कलर में ये जो पूरा एक इंटरफेस आएगा. तो इस इंटरफेस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सर्कुलर्स, पब्लिकेशंस, कैरिकुलम, सैंपल क्वेश्चन पेपर. तो इस सैंपल क्वेश्चन पेपर खोलोगे ना, तो मतलब आज तक जितने भी बच्चे आपके सीनियर्स, बड़े भैया दीदी, सब ने जो पेपर दिए थे उन्होंने किस किस तरह के पेपर दिए, वो पेपर पैटर्न खुल जाएगा. तो अब ये पेपर पैटर्न में देखो, जो 2019-20 हाँ 2019-20 में जो सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने दिया था, ठीक है, तो उसी पैटर्न में मिलता जुलता, मतलब पिछले 2 सालों से तो एग्जाम एक बार हुए ही नहीं. दूसरी बार जो आपके सीनियर्स ने जो एग्जाम दिया तो टर्म 1 टर्म 2 में दिया था, तो उनका पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग था, ठीक है. तो 2019-20 पुरानी याद है, तो 2019-20 वाला जो पैटर्न है वैसा पैटर्न का सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा कहां पे, 22-23 का क्लिक करोगे तो 2022-23 में क्लास 10th पे जाना, मतलब ऐसे ही आप 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं. तो ये सारे सब्जेक्ट्स खुल गए. फाइन. तो जैसे देख रहे हो साइंस वगैरह, होम साइंस, मैथमेटिक्स जाने ही नहीं उधर तो, ठीक है, मैथमेटिक्स वगैरह. तो ये यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो सोशल साइंस दिया है. ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है और ये मार्किंग स्कीम है. सैंपल क्वेश्चन पेपर पे टिक करोगे तो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर आया, मतलब जैसा क्वेश्चन पेपर है ना, सिर्फ आंसर्स नहीं दिए हैं. और वहीं पे अगर आप क्या करोगे, वहीं पे अगर आप किस चीज पे क्लिक करोगे, मार्किंग स्कीम पे क्लिक करोगे ना, तो आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ क्या आंसर है उन क्वेश्चंस के वो भी मिल जाएंगे, जैसे क्वेश्चन पेपर उसका आंसर. तो दोनों चीजें आसान है. फाइन, दोनों चीजें आसान है यहाँ पे. तो मार्किंग स्कीम को देखोगे तो मार्किंग स्कीम में विथ आंसर आपको क्या मिल जाएंगे, मार्किंग स्कीम में आपको विथ आंसर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पेपर पैटर्न मिल जाएगा पूरा, वो चीज रहती है. क्लियर हो गया ना. तो ये बात ध्यान रखना कि कहां से क्या मिलना है. अब सैंपल क्वेश्चन पेपर पे अगर गए हम, तो इस सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है, तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है. फाइन, ये अगर पता है आपको तो आपको समझ में आएगा कि पेपर पैटर्न कैसा है. और नॉर्मली इस चीज को तो हम एग्जाम हॉल में देखते ही नहीं है, ठीक. तो इस बार आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, वही 3 घंटे का पेपर होगा. कुछ बच्चे तो सोच रहे सर बैठे ही नहीं 3 घंटे से, पता नहीं कितने साल से. अब इस बार देखते हैं. तो आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में आपको 3 घंटे का एग्जाम रहेगा आपका, 80 नंबर का पेपर रहेगा, 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट जो है. तो 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट्स आपको कहां से मिलेंगे, ये स्कूल से मिलेंगे. तो 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट है. और उसके बाद में अगर आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में आगे क्या कहानी है कि ABCDEF 6 सेक्शन में आपका पेपर आएगा. सेक्शन ए जो रहेगा, ठीक है, तो सेक्शन ए जो रहेगा वो 1 से 20 नंबर के क्वेश्चन तक रहेगा, एमसीक्यू वाला रहेगा, 1 नंबर वाला. सेक्शन बी जो रहेगा तो 12 से 24, मतलब 4 क्वेश्चन है, 12 नहीं 21 से 21, 22, 23, 24, 4 क्वेश्चन 2 नंबर के. फिर क्या है 25 से 29, 25, 26, 27, 28, 29, 5 क्वेश्चन 3 नंबर के. फिर उसके बाद क्या है 29 हो गया, फिर 30, 31, 32, 33, 4 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे. और सेक्शन ई में फिर केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, पैसेज वाले, ठीक है,
तो ये कुछ नया है, तो वो पैसेज वाले क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन ई में। 3 क्वेश्चन है, 4 नंबर के हैं ये। फिर सेक्शन एफ जो है मैप वाला, तो 5 नंबर का मैप वर्क आएगा। क्लियर है? तो ये पैटर्न है पूरा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब जरूरी नहीं जैसा सोशल में पैटर्न दिया वैसे ही साइंस में भी देंगे, सबका अलग अलग रहेगा। सोशल का पैटर्न अलग है, साइंस का पैटर्न अलग है, मैथ्स का पैटर्न अलग है, लेकिन ओवरऑल जो जनरलिस्टिक चीज है वो ये है कि 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का पेपर होगा। ये समझ में आ गया? अब उसके बाद आगे अगर बढ़े तो देखो टर्म, जैसे आप तो 10th में पहली बार आए हो, लेकिन आपसे पहले जो 10th वाले बच्चे थे तो उन लोगों को ऑप्शंस रहते थे। ऑप्शंस कैसे रहते थे कि 25 में से 20 क्वेश्चन करना है बस, लेकिन आपके कोई ऐसे नहीं है। 37 क्वेश्चन है, तो 37 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। बस ये है कि कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी, मतलब 29 में 29 का 29 वाला कर लो या 29 का और वाला कर लो, समझ रहे हो? इस तरह से इंटरनल चॉइस क्वेश्चन में रहेगी। ओवरऑल आपको जितने क्वेश्चन दिए उतने पूरे करना रहेंगे। क्लियर हुआ? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये पैटर्न समझ में आया जो मैं बताना चाह रहा था कि क्या पैटर्न है। फाइन, क्या पैटर्न है? तो इन एडिशन टू दिस सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विद ईच सेक्शन एंड क्वेश्चन वेरेवर नेसेसरी। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन है कि हाँ उसको वैसे ही करना, तो उसमें सेपरेट इंस्ट्रक्शन भी दे दिए हैं। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, पैटर्न बता दिया मैंने, ये क्लैरिटी रहेगी, ये पैटर्न बता दिया। अब अगर हम बात करें किस चीज की कि क्वेश्चन कैसा आया, चलो थोड़ा सा पैनी नजर से देखना शुरू करें। तो क्वेश्चन कैसे आए आपके एग्जाम में, उस चीज को अगर आप समझोगे ना, तो देखो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, ये तो सिंपल स्ट्रेट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बुक के अंदर से है। अब ये एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, अब आया है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। 2019 का बदला निकालूंगा मैं। आई रिमेंबर स्टिल 2019 में 19-20 वाला जो बैच था, उन लोगों को पहली बार पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पहली बार तभी डाले गए थे सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, तो आजकल से नहीं, 2019 से मैं ट्रेस करता आ रहा हूं। क्लियर हुआ? तो जब पहली बार पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन डाले गए थे, ये सैंपल पेपर में ऐसे ही दिए थे उन्होंने, और 2 दिए थे, एक भी नहीं 2 दिए थे, एक हिस्ट्री से दिया था और एक सिविक्स से दिया था। और फाइनल एग्जाम देने जब बच्चे गए थे तो कुछ भी नहीं आया था। ठीक है, वो बच्चे अब 12th पास हो गया, कॉलेज में चले गए होंगे, तो तब क्या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आए नहीं थे। तो अब सैंपल पेपर में दिया है, इसका मतलब हम मान के चल सकते हैं कि आ सकता है, आएगा ही आएगा, गारंटी नहीं, लेकिन मान के चलेंगे तो पिक्चर बेस्ड भी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं। ये पिक्चर बेस्ड हो गया, जो बच्चे मतलब विजुअली इंपेयर्ड होते हैं तो उन लोगों के फिर इस तरह से क्वेश्चन रहता है। अब देखो ये क्या चीज आई है, ये आई है सीक्वेंस जमाने वाली। अब ये आपको एनसीईआरटी में कहीं एक जगह नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंडेंट है। तो जो बच्चे कॉम्पिटेंसी बेस्ड शब्द सुन के बड़ा फैंसी सा लगता है और इतराते हैं कि सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड करवा दो, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड के कोई ऐसे सिंग नहीं आते दो, वो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। किस तरह के क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा जहां पे आपको कोई एक स्पेसिफिक लाइन में आंसर नहीं मिल जाएगा कि बस हाँ द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली और दिल्ली में डैश लगा दिया कि दिल्ली है। वहां पे आपको थोड़ा एनालिटिकल होना पड़ेगा, वहां पे आपको थोड़ा सा यू विल बी रिक्वायर्ड टू रीड बिटवीन द लाइंस, चैप्टर के बीच से चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये एक नमूना प्रस्तुत है आपके सामने। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे क्या ये आइडेंटिफाई द क्रॉप, तो मतलब ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा दिखे मुझे। फिर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड के बाद में नॉट करेक्ट टाइप से, ये तो सिंपल एमसीक्यू हो गया। ये क्या है, तो ऐसे मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस जो है, तो यहां पे क्या है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया जाता है, जो हम साथ में तैयारी करेंगे तो आपको मिलते चलेगी सारी। कि देखो हमेशा सही आंसर पता हो जरूरी नहीं हो, आपको ये अगर पता है कि क्या गलत आंसर है और एक सही टेक्निक है, तो भी आप बहुत सारे आंसर को सॉल्व कर सकते हो। और 20 नंबर 80 में से 20 नंबर आपके इन सारी चीजों पर बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, तो इजी है, बस सही स्ट्रेटेजी के साथ खेलना। अब जैसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना, यहाँ पे भी डायरेक्ट एमसीक्यू है, ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू है। ठीक, डायरेक्ट एमसीक्यू के बाद में जैसे आप क्या देखोगे, ये वो जो बताया मैंने आपको, क्या मैच दी फॉलोइंग टाइप से 9 पेज का क्वेश्चन पेपर है। आपके जो सीनियर थे उन्होंने 9 पेज में पूरी आंसर शीट लिख दी होगी, आपका क्वेश्चन पेपर ही 9 पेज का है। ठीक है, तो मतलब ऐसे आप क्या बोलना, अपने आप को शाबाशी देना कि तुम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, और शुरू हो जाना, मेहनत करना चालू कर देना, तैयारी करना। फाइन, तो असर्शन रीजन एक ही आया है, असर्शन रीजन भी सिंपल होते हैं, बस स्ट्रेटेजी सही होना चाहिए। फिर उसके बाद में देखो ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये तो डायरेक्ट है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो वो टेबल को ही समझना है, बताया ना मैंने, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब ऐसे ही एनालाइज करना है, एनालिटिकल, ये हो गया। उसके बाद में ये भी डेटा बेस्ड हो गया, डेटा बेस्ड होगा इस तरह से क्वेश्चंस। अब आ जाओ सेक्शन बी में, शॉर्ट आंसर में 4 क्वेश्चन है, अगर इंटरनल चॉइस आती तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सह लेंगे थोड़ा। अगली चीज क्या है, वेरी शॉर्ट हो गया, शॉर्ट 3 नंबर के में एक इंटरनल चॉइस दी है।
5 नंबर में आपको यहां थोड़ी चैन की सांस मिलेगी। कैसे कि 5 नंबर में आपको इंटरनल चॉइस हर क्वेश्चन में दी है। अब मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी जब मैं पेपर को समझ रहा था, सुनो मेरी बात। पेपर एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप अपनी समझ पे कितना समझ पा रहे हैं, ठीक है। मैंने एक जो इंटरनल मतलब एक एनालाइज करते समय चीज देखी, देखो एक चीज आई यहाँ पे, क्या ये वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 31, देखो सभी बच्चे, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके पास सैंपल पेपर है, और नहीं है तो चुपचाप इधर देखते रहो। अगर इसमें दिख नहीं रहा है तो पेपर रख लो अपने पास, शायद लाइट के कारण दिखना कम हो गया हो, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या लिखा है, एग्जामिन द रीजन फॉर द लोकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स इन वेस्ट बंगाल। और में है, लेकिन ये वेस्ट बंगाल के जूट की लोकलाइजेशन का क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर है, जो हो सकता है काफी बच्चों ने अभी पढ़ा ना हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, डिलीटेड सिलेबस पे जब हम बात कर रहे थे ना, तो डिलीटेड सिलेबस में ये वाला टॉपिक तो कटवा दिया था सीबीएसई ने। फाइन, एक और क्वेश्चन ऐसे ही गड़बड़ है, थोड़ा सा बताऊंगा मैं। तो हम क्या एनालाइज करें, ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप सिलेबस पूरा अच्छे से पढ़ना जरूर, क्योंकि अब वहां पे एग्जाम में आ गया तो वहां हाथ खड़ा करने से तो रहे, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि जंग में लड़ने गए और बोल दिया कि उसके पास थोड़ा हथियार बड़ा है तो बोल दोगे कि नहीं मैं तो लड़ ही नहीं रहा, तुम बड़े हथियार क्यों लेके आ गए। आप तो वहां पे अब एग्जाम हॉल में बैठे हो ना। तो इस तरह से अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाता है, या फिर वो पार्ट जो कटवा दिया है उस पे से क्वेश्चन आ गए, तो घबराना मत। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, सैंपल पेपर में आपको देखने को मिल गया वो चीज कि जब जूट इंडस्ट्री वाला एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ब्रैकेट लगा के डिलीटेड सिलेबस में सीबीएसई ने खुद लिखा है कि ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है। उसके बावजूद क्या है, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला जो पार्ट है उस पे से क्वेश्चन डाल दिया है। तब क्या करना है, सब पढ़ तो लेना एक बार, जो एक्सक्लूडेड उस पर उतना ध्यान नहीं देंगे जब हम बोर्ड की तैयारी करेंगे, लेकिन पढ़ तो सब लेना एक बार। एक दो क्वेश्चन और दिखाऊंगा आगे ऐसे ही आपको मैं, ठीक है। तो ये हो गया सारे ऑप्शन में। फिर केस बेस्ड, अब केस बेस्ड कहां से आए, तो देखो बुक के पैराग्राफ से भी आए हैं चैप्टर के अंदर के, सोर्स बेस्ड से भी आए, जैसे ये सोर्स ए का है, ठीक है, जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर है तो उसके सोर्स ए का ये पैराग्राफ पूछ लिया, वही 3 क्वेश्चन। अब ये वाला जो है तो ये क्या है, ज्योग्राफी की बुक जो है वाटर रिसोर्सेज, वहां के एक बॉक्स में से आ गया, ठीक है, ये वाला पैसेज। और ये वाला पैसेज जो है तो सिविक्स के किस में से आ गया, सिविक्स के पैराग्राफ में से आ गया। पावर शेयरिंग वाला जो चैप्टर है तो लास्ट पैराग्राफ जो सेकंड लास्ट, वो ये क्वेश्चन आ गया। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कहां से आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो वो डब्बों में से भी आ सकते हैं, पैराग्राफ में से भी आ सकते हैं, और जो स्पेसिफिक सोर्स लिखे रहते हैं उनमें से भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनके लिए ज्यादा हाय तौबा नहीं मचाना है, सब अच्छे से समझ के करेंगे, ठीक है। ये हो गया। और लास्ट में मैं एक चीज तुमसे वादा करता हूं, चलो 5 नंबर का पेपर मैं आज की स्थिति में बता सकता हूं तुम्हें कि कहां से आएगा। क्यों? क्योंकि 5 नंबर का पेपर मैप वर्क का ना, और मैप वर्क सीबीएसई बता देता है कि हिस्ट्री में सिर्फ 9 पॉइंट याद रखना है। वो 9 पॉइंट में से आपके 2 नंबर पक गए, ठीक है, हिस्ट्री के बुक में से। और मैप सेशंस आपने अटेंड किए होंगे मैं उम्मीद करता हूं। और उसके बाद में क्या है, ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी में जो 5-6 चैप्टर से मैप वर्क आना है, तो उन 5-6 चैप्टर में से 3 नंबर का मैप वर्क पक्का है, समझ गए। तो इस तरह से 5 नंबर तो फॉर श्योर कर लेना, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए कि 0.1% भी मार्क्स ना कटे, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर है, इस तरह से मैप आ गया, ये मैप हो गया। तो 9 पेज का पेपर, बढ़िया सा, ठीक है, 9 पेज का पेपर, ये पूरा पेपर था। अब मैंने आपको एनालाइज करके बता दिया क्या चीज आपने देखी नहीं, आ जाओ वापिस इधर, ठीक है। तो आपने क्या चीज देखी नहीं, तो नई चीजों की अगर बात की जाए, नई चीजों में क्या है, ठीक है, नई चीजों की अगर बात की जाए तो देखो एक तो नंबर बढ़ गए आपके। अब कितना टोटल मार्क्स जो है 80 मार्क्स हो गए हैं। फाइन, तो इसका मतलब क्या है कि समय ज्यादा लगेगा, चैप्टर ज्यादा है, तो उस तरह से मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। अब सेक्शंस की अगर बात करें तो सेक्शंस जो है तो सारे सेक्शंस सही हैं। सेक्शंस को अगर देखोगे तो देखो सेक्शन लास्ट वाला सेक्शन एफ और सेक्शन ए, ये दोनों ही सेक्शन जो है ना, तो दोनों ही सेक्शन में क्या है, 5 नंबर और 20 नंबर, 25 नंबर का पेपर तो इजीएस्ट पार्ट में मैं डाल दूंगा, इजीएस्ट पार्ट में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो सेक्शंस जो है तो ए, ठीक है, और एफ, ये तो सबसे ज्यादा इजीएस्ट 25 मार्क्स आपके बहुत आसानी से स्कोर कर रहे हो आप। एग्री कर रहे हो इस चीज के साथ में, क्योंकि इधर ऑब्जेक्टिव इधर 5 ये है, तो ये 25 नंबर इजीएस्ट की कैटेगरी में चले जाएंगे आपके, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इजी हो गया। फिर उसके बाद में अब क्या है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो रहते हैं, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन ले लो, केस बेस्ड क्वेश्चन ले लो, ठीक है, 2 मार्क्स वाला केस बेस्ड क्वेश्चन। तो केस बेस्ड के 4 नंबर के 3 है, 4 3 12 और ये 2 नंबर के 4 है 8, 20 नंबर। तो ये 20 नंबर फिर आपका क्या हो जाएगा, तो मॉडरेट कह लें उसे, बहुत ज्यादा मॉडरेट जो है, जिसमें बहुत ज्यादा आपको फाइट नहीं करना पड़ेगी, इजी गोइंग सा है, थोड़ा सा मतलब
इजी से हल्का सा ऊपर है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रहेगा तो वहां नंबर आपने कहीं लिखने में, स्पेलिंग में ये एक आधा पॉइंट भूल गए, मिस कर गए, उसमें कटने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आपका सेक्शन बी और सेक्शन एफ के पहले क्या आता है, ई, वो, और सेक्शन सी और डी जो है, ठीक है, तो सी और डी में क्या हो जाएगा, 15, 15 और 20, 15 और 20 कितना होता है, जोड़ो जरा, ठीक है, इतना मैथ सारा होता तो मैथ्स ही पढ़ा देता मैं, ठीक है, तो 15 और 20, 30, 35, तो 35 नंबर का जो पेपर है, मतलब 3 नंबर के 5 क्वेश्चन और 5 नंबर के 4 क्वेश्चन, 35 नंबर का पेपर जो है, तो 35 नंबर का थोड़ा सा इसको टफ नहीं कहेंगे, अबव मॉडरेट, ठीक है, मतलब सुनने में अच्छा लगता है, तो अबव मॉडरेट, तो अबव मॉडरेट रहेगा, अबव मॉडरेट रहेगा, समझ गए ना। तो टफ कंपटीशन जो आपको जो बड़े डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना रहेंगे वो सी और डी के लिए रहेंगे। बाकी आपका ये वाला जो सेक्शन है, कौन सा वाला, ए, एफ, बी और ई, तो 25 मतलब 40 45 नंबर का पेपर मैंने आपको इजीएस्ट कंटेक्स्ट में बता दिया। स्कूल के 20 नंबर तो टीचर है ही अपने, ठीक है, तो वो कितना हो गया आपका 40 45 55 और 65, फाइन। 65 मार्क्स का जो आपको मैंने पेपर दिखाया, ये 65 मार्क्स का पेपर आपके कमांड में आज की स्थिति में अगर आप समझ लो तो, समझ गए, मतलब आपके 100 मार्क्स जो है सोशल साइंस के, उसमें से 65 मार्क्स आपकी कमांड में बहुत इजी है। बस ये है कि एक बार थोरो रीडिंग, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो ये जो 35 मार्क्स का पार्ट रहेगा, इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगी। ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा एनालिसिस वो करना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगी, दैट्स इट, समझ गए ना। तो देखो टारगेट जो बहुत बड़े लिखते हैं ना, अब हाथी को कैसे खाएं, हाथी को कैसे लिटरली नहीं खाना है, लेकिन आप हाथी, इतने बड़े हाथी को नहीं खा सकते हो। आप क्या करोगे, उसके पैर को पहले खत्म करोगे, उसकी सूंड को पहले खत्म करोगे, पेट तो बहुत बड़ा होगा उसका, ठीक है, उसकी पूंछ को स्टार्टर में ले लोगे, तो बड़ा काम है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। तो आपको बड़ा पेपर 100 नंबर नहीं देखना है, आपको यह देखना बस कि 35 में थोड़ा सा फाइट मारना पड़ेगी। बाकी ये 65 जो है, तो सिर्फ सिंसियरिटी के दम पे आप 65 मार्क्स अपना सिक्योर कर रहे हो, समझ गए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं और मेरा दोस्त तो दोनों मिलकर पास हो जाएंगे 65 में, ऐसा नहीं है, ठीक है। अर्जुन का लक्ष्य होना चाहिए मछली की आंख, और 100 नंबर पे सीधा निशाना लगाओ, मैं दिलवाऊंगा तुम्हें, बस स्ट्रेटेजी के साथ चलना, ठीक है। तो ये कहानी है पेपर की। अब अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा सा यहां पे अवेयर हो जाना, डेटाबेस, सोर्स बेस्ड, बॉक्स, किसी चीज को छोड़ना मत, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वहां से आते हुए दिख रहे हैं हमें, क्लियर हो रहा है। तो इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चलना, ये कहानी है बस। सो दिस वाज द स्टोरी। आई होप यू पीपल गॉट एन in-depth analysis for the sample question paper which is being released by the CBSE for academic year 2022-23। सॉल्यूशंस पे अब बात करते हैं हम, आ जाओ जरा अब यहाँ पे, ठीक है, मैदान में सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। देखो मैंने एक चीज और बता रहा हूं आपको, मार्किंग स्कीम बताई मैंने आपको, ठीक है, तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से आप सॉल्यूशंस खुद भी कर सकते हो, ऐसा मेरी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में कुछ बातें हाईलाइट करना है, इसके लिए मैं सॉल्यूशंस भी दे रहा हूं, ठीक है। तो आंसर पूरे पूरे लिखे हुए हैं, मार्किंग स्कीम से देख लेना, समय बचाओ अगर आपको कोई दिक्कत, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, लेकिन हाँ ये पूरे सॉल्यूशन के बीच में मैं आपको एक दो क्वेश्चन हाईलाइट करके दूंगा, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि देखो थोड़ा सा ये गड़बड़ है पेपर में, ठीक है, या फिर इन बातों पे ध्यान देना विशेष करके, तो वो सॉल्यूशन के साथ साथ में डिस्कस हो जाएगा। बाकी सारे आंसर लिखे हुए हैं, सच कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं उसमें, क्लियर हो गया। चलिए तो शुरू करते हैं सॉल्यूशंस के साथ में। सेक्शन ए एमसीक्यू वाला, 1 नंबर का हर क्वेश्चन था, तो 20 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे। अब सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन देखो क्या है, आइडेंटिफाई करते चलना कि कहां से आया है, कितना ध्यान है आपको, आपने जितना सिलेबस कर लिया तो उसमें से कितने आंसर आपको बन रहे हैं आपके साथ उधर उधर। What helped in the colonization of Asian and African countries? Identify the correct statement from the following option. कैसे कॉलोनाइजेशन हुआ था एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज का? तो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज का कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें पॉइंट जो है बड़ा सिंपल सा है कि टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उनके पास में इस चीज का एज था, इसलिए कॉलोनाइज कर गए, ठीक है। तो इंटर गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इज नॉट द राइट आंसर, गवर्नमेंटल इनवाइट टू मदर कंट्रीज फॉर एक्सपेंशन इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है। कैपिटलिस्ट ऑफ दीज रीजन्स वांटेड ट्रेड विद कॉलोनियल पावर, आए थे ट्रेड करने के लिए, लेकिन वो एक्सपैंड कैसे कर गए, या फिर कह सकते हैं कि कॉलोनाइज कैसे कर गए, तो कारण है टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, सी इज द राइट आंसर। मार्किंग स्कीम में भी यही आंसर है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक? अब बोलोगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं है, मेजोरिटी बच्चों ने अभी प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, हिस्ट्री का लास्ट, वहां से सवाल आया है, ठीक है। तो केसरी, केसरी इज द राइट आंसर, केसरी वाज द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, पिक्चर बेस्ड, लुक एट द गिवन पिक्चर बिलो, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पेंटर। पेंटर का नाम पता करो, ठीक है, तो पेंटिंग में कुछ नहीं देखना आपको, पेंटर का नाम क्या था, तो राजा रवि वर्मा वाज वन सच प्रोमिनेंट पेंटर एट दैट टाइम पीरियड। तो ये सारा क्वेश्चन जो आपको ये शुरू के 2-3 क्वेश्चन देखते से ऐसा लगा सर पता नहीं कहां से आ गए, ये प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर से है, जो अभी शायद हो सकता है काफी बच्चों ने ना पढ़ा हो ये चैप्टर,
क्लियर है? मैं भी अभी कवर करवा दूंगा और उसे। तो द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर विजुअली इंपेयर्ड। अब ये जो क्वेश्चंस रहते हैं तो इसमें ध्यान देना कि आप विजुअली इंपेयर्ड वाले क्वेश्चंस ना कर दो, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये उन बच्चों के लिए रहते हैं जो देख नहीं सकते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुक गीता गोविंद? तो गीता गोविंद बुक जो है इसके ऑथर थे जयदेव, ठीक है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यहां से एक चीज एनालाइज करो। क्या चीज एनालाइज करो? ये क्वेश्चन कहां से आया पता है? ये क्वेश्चन आया है, ये जो पेज है आपका पूरा, ये पेज में मतलब सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब इंडिया में प्रिंट कल्चर वाला, और यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, बॉक्स दिया उसमें गीता गोविंद का एक स्क्रिप्ट है और गीता गोविंद का यहाँ पे जयदेव मतलब ऐसा लिखा है, राइटर जयदेव थे। तो क्या एनालाइज कर सकते हैं हम कि हाँ ऐसे बॉक्स की जो नीचे की डिटेल विटेल है ना, वो पढ़ के रखना है, वो ध्यान रखना है, उन्हें छोड़ना नहीं है। समझ में आया? तो बॉक्स की डिटेल वाली जो चीज है वो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा भाई साहब। अगला क्या है? अरेंज दी फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। किसको? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो ये सीक्वेंस को। तो अब वही वाली कहानी बता दी मैंने कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बुक के अंदर आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। तो अब जैसे आप ये पढ़ोगे सारे पॉइंट्स, प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ध्यान है अगर आपको, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? 1789 में। फाइन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सारी चीजों को अरेंज करना रहेगा। मार्टिन लूथर राइटिंग लेड टू द बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, तो 1517 का टाइम पीरियड था जब मार्टिन लूथर ने काम सब चालू किया था उन्होंने, ठीक है? प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में। मैंने क्यों रीइंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल, मैंने क्यों की अगर बात की जाए, ठीक है, मैंने क्यों रीइंटरप्रेटेड द बाइबल, तो ये वाली कहानियां जो हो रही थी 1550s के आसपास की, चर्च वगैरह ने लोगों को पनिश करना चालू कर दिया था। वो जो एक प्रिंट कल्चर चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो वो जो मकबरा डांस वाली वो फोटो है ना, उसके ऊपर पैराग्राफ में मिलेगा ये। जोहान गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस, तो आई गेस 1448 शुड बी द राइट आंसर, ठीक है? डेट पे जाना मत होना, लेकिन यही कुछ टाइम पीरियड था। तो जोहान गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस, ये टाइम पीरियड। फाइन, तो अगर जैसे देखा जाए तो ये सीक्वेंस ये जा रही है, फोर्थ वाला पहले जाएगा फोर्थ सेकंड थर्ड, ठीक है? थर्ड और थर्ड के बाद में फर्स्ट, ठीक है? तो वो सीक्वेंस इस तरह से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। आगे समझ में? अब ये कब बनेंगे इस तरह के क्वेश्चन? जब आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी होगी, सिर्फ रटा नहीं होगा, क्योंकि वो एक जगह बुक में कहीं नहीं मिलेगा इनसे आंसर, ठीक है? तो वो अप्रोच लेके चलना दिमाग में। आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या दिया? इट इज यूज्ड एज फूड एंड फॉडर, बस सीधे कूद पड़ना। फूड एंड फॉडर क्या है? मतलब जानवर भी खा रहे हैं, इंसान भी खा रहे हैं। कौन है ऐसी क्रॉप? मेज, तो बी मेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट, ठीक है? यहां पे मतलब और भी ऑप्शन देखोगे तो एलिबल सॉइल, मॉडर्न, ये वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो एक पॉइंट से ही क्लियर हो जाता है, डायरेक्ट मेज। लेकिन कभी भी जल्दीबाजी मत करना, मैं टीचर हूं, तुम स्टूडेंट हो, ठीक है? तो पूरा पढ़ना अच्छे से और समझना। क्लियर हुआ? और मैं तो एक बार पहले देख चुका हूं पेपर, इसके लिए पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ठीक? तो वो चीज विशेष रूप से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है? Which of the following description of forest is not correct? Not correct पता करना है। अब एक यहां मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के, और ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या आदमी थोड़ा उतावला ज्यादा होता है कि फटाफट कर दूं। हमेशा ये जो पार्ट रहता है ना, ये वाला लाइन क्वेश्चन का, ये अच्छे से पढ़ना, क्योंकि नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, ये शब्द कभी कभी ब्लफ कर जाते हैं इंसान के साथ में। तो इसे नॉट करेक्ट लिखा है, तो क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट, सही है ये वाली बात। तो रिजर्व फॉरेस्ट मतलब आधे फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड में क्या जाएगा? 1/3, तो प्रोटेक्टेड में 1/3 हो जाएगा, ये बात भी सही है। अनक्लास फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जहां से लकड़ी वकड़ी ला सकते हैं, ठीक है? तो तीनों स्टेटमेंट सही है, हमें नॉट करेक्ट पता करना है। परमानेंट फॉरेस्ट, रिजर्व्ड एंड अनक्लास फॉरेस्ट फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, ना जी ना, ठीक है? परमानेंट फॉरेस्ट से टिम्बर नहीं निकाला जाता है, ठीक है? वो क्या है? वो परमानेंट फॉरेस्ट जो रहते हैं तो दे आर कह सकते हो आप तरह से क्या, मोस्ट वैल्यूएबल वो रहते हैं, तो सरकार उसका ध्यान रखती है, ठीक है? तो परमानेंट यानी कि डी इज इनकरेक्ट, समझ गए? डी इज इनकरेक्ट वाला। अगला देखते हैं, मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग में मैं आपको निंजा टेक्निक बता रहा हूं एक, वैसे तो हम जब और प्रैक्टिस सेशंस करेंगे तब समझाऊंगा। ये देखो बस कि आपको क्या 110% पता है। जैसे इंटरनेशनल रिसोर्स में क्या आ जाएगा? ओशियानिक वाटर रिसोर्स आ जाएगा, तो डी का 2 हो रहा है, चिल्लाना शुरू कर देना, डी का 2, डी का 2। देखो जरा, डी का 2 कहीं में है क्या? डी का 2 इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, तो ए या सी आंसर होना चाहिए उसका, ठीक है? लेकिन दो तो हो नहीं सकते हैं। तो फिर और देखो, फिर 100% क्या पता है? फिर 100% क्या पता है? तो रिन्यूएबल रिसोर्स जो अपने आपको रिन्यू कर लेते हैं, ठीक है? तो फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ ये रिन्यू करती रहती है ना अपने आपको, जैसे पेड़ है तो बीज गिरेगा फिर पेड़ बन जाए। क्लियर हुआ? तो ए का 1, ए का 1, ए का 1, तो ए का 1 इन दोनों ऑप्शन में से इसमें है, ए शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल का बी का 4 बोल रहे हैं वो। नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स हो गए, और नेशनल रिसोर्सेज आपके रोड, कैनाल, रेलवे होते ही होते हैं, तो ए इज द राइट आंसर।
ठीक है, शाबाश आप जीत चुके हैं 10 करोड़ का चेक। तो ऐसे एलिमिनेट करके भी थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, अपना स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करना, तो ए इज द राइट आंसर। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनकरेक्ट पता करना है इनमें से, वही बोल रहा हूं मैं, करेक्ट इनकरेक्ट के ऊपर विशेष ध्यान देना। तो इनकरेक्ट क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या है देखो, तो इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सही बात है, बेल्जियम वाला केस है। सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रसेल्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज, सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रसेल्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज, ब्रसेल्स के लिए सेपरेट गवर्नमेंट थी, दोनों ही कम्युनिटीज, सही सही बात है। द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ना जी ना, क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो क्या रहेगी, वो अपनी जगह, स्टेट गवर्नमेंट अपनी जगह, सबऑर्डिनेट नहीं है, दोनों कोऑर्डिनेट करके चलेंगी, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं बन रहा था यहाँ पे। तो इनकरेक्ट पता करना, सी इनकरेक्ट होना चाहिए, लेकिन डी भी पढ़ो पहले। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, ये बात सही है, तो सी इज द राइट आंसर। समझ गए। एक और बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करो तो कभी भी ऐसा नहीं कि बहुत वही उतावले मत होना, चारों ऑप्शन जब तक नहीं पढ़ो आगे मत बढ़ना। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर। देखो भाई साहब, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, मैं आपको एक बोलते ना गट फीलिंग बता रहा हूं, इस पे क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। 110% लिखवा के ले लो मुझसे आज, ठीक है, आज आप वीडियो देख रहे हो, अभी एग्जाम में लगभग 6 महीने हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, मतलब सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट से, क्योंकि वो पैटर्न है, 3-4 साल से मैं देख रहा हूं, वो आता ही आता है। अब यहां पे इसलिए ध्यान विशेष रखना, क्योंकि क्या है, क्वेश्चन बनाने में आदमी कभी कभी गफला जाता है। कैसे, तो देखो बैंकिंग आपको पता है यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री, यूनिफॉर्म रूल चाहिए, तो बैंकिंग क्या है, सेंट्रल लिस्ट का पार्ट, यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ठीक है, यूनियन लिस्ट का। ट्रेड जो है स्टेट लिस्ट का पार्ट है। कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, कॉन्करेंट ही पूछा ना, कॉन्करेंट क्यों पूछा है, क्योंकि लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया, ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट जो सेंटर और स्टेट दोनों के उसमें आता है, तो दोनों के उसमें आता है, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट। तो अब एजुकेशन भी कॉन्करेंट लिस्ट में है, फॉरेस्ट भी कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो ये सीबीएसई की तरफ से क्वेश्चन गलत डाल दिया गया है, ठीक है, एजुकेशन भी कॉन्करेंट लिस्ट में है, फॉरेस्ट भी कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो एक क्वेश्चन ही गलत डाला है, ध्यान रहेगा, ये क्वेश्चन ही गलत डाला है, तो उस हिसाब से ए लगा दो या बी लगा दो, तो ऐसे डिस्क्रिपेंसी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो तब घबराना मत, दोनों ही सही आंसर होंगे, फॉरेस्ट भी सही है इसका, एजुकेशन भी सही है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, अ ग्रुप विच फेवर्स गिविंग मोर पावर टू वर्किंग वुमेन एट रूरल एंड अर्बन लेवल, नहीं, ठीक है, वर्किंग वुमेन को ही पावर दोगे तो नॉन वर्किंग वुमेन को पावर नहीं दोगे क्या, तो ये तो गलत हो गया, आपको करेक्ट पता करना है। The movement that believes in giving exclusive rights to female in urban areas, एक्सक्लूसिविटी कहीं नहीं, फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि फीमेल को डोमिनेटिंग करवा दो, ठीक है, इक्वालिटी होना चाहिए, तो एक्सक्लूसिव राइट तो किसी को नहीं। रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, जी हाँ, पर्सनल और फैमिली लाइफ में इक्वालिटी होना चाहिए, इस चीज की बात की जाती है, सी सही हो सकता है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग फेमिनिन एंड मस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू इन डिसीजन मेकिंग, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट कि आप फेमिनिन पर्सपेक्टिव और मस्कुलिन पर्सपेक्टिव से चीजों को बताओ, और आंसर इज वेरी क्लियर कि रेडिकल मूवमेंट जो है, मतलब फेमिनिज्म के कंटेक्स्ट में, फेमिनिस्ट मूवमेंट के कंटेक्स्ट में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जहां पे इक्वालिटी की बात की जा रही है पर्सनल और फैमिली लाइफ में, समझ में आया, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लिस्ट आ गई फिर से, अब लिस्ट में क्या है, मैच द कॉलम में, ऑप्शन तो दिए ही नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड क्या है, भारतीय जनता पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की है, सही बात है, मतलब एक ही होना चाहिए वैसे तो, कांग्रेस पार्टी लेफ्ट फ्रंट की नहीं है, क्यों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेफ्ट फ्रंट की है, तो रीजनल पार्टी तो है नहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मिजो नेशनल फ्रंट जो है, तो मिजो नेशनल फ्रंट यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए का है, ये भी बात सही है कि मिजो ये बात सही है, नहीं सही नहीं है, ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट यूपीए का नहीं है, ठीक है, ये रीजनल पार्टी में आ जाएगा मिजो नेशनल फ्रंट, अगर सही जोड़ी मिलाने को आता तो ऐसे मिलाते हम, बाकी यहाँ पे करेक्टली मैच्ड पता करना है तो भारतीय जनता पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बाकी तीनों गलत है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन एक ही आया है, क्या है, देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए, रीजन आर, मार्क योर आंसर एज पर दी कोड्स प्रोवाइडेड बिलो, कोड जो दिए गए हैं तो उन कोड्स के हिसाब से आंसर बनाना, वही बोथ एन आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कितने बच्चों को इसकी टेक्निक पता है, निंजा टेक्निक, नहीं पता है तो अगेन आई विल गिव यू दी टेक्निक, बाकी टेक्निक सिंपल सी है, बहुत सी बात मैंने बता दिया है, स्टेप 1 2 3, ठीक है, उस टाइप से। तो डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, असर्शन इज ट्रू। डेमोक्रेसी हैव रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग,
is based on norms and procedures, reason is also true. तो जब दोनों ट्रू है तो नीचे के दो ऑप्शन तो हट ही गए, टेक्निक, ठीक है। अब बचे ये दो हैं, तो बस ये देखना है कि क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यस, डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज रीजन इज डेमोक्रेसी हैव रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ गए? अगला क्या है? Which one of the following religions was protected and fostered by Sri Lankans in constitution? श्रीलंकन्स के द्वारा किस रिलीजन को प्रोटेक्ट किया जाता था, फॉस्टर किया जाता था? बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बुद्धिज्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला सवाल यह है कि रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट हैज अटेंडेड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। अब ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन आए, तो क्या सीखे आप? पेपर में आपको इस तरह से वो जो बॉक्स दिए ना बुक में, तो पेपर में ऐसे बॉक्स में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हाँ, फिर वही घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। क्या करना है, क्योंकि आपकी बुक का आपके सामने डेटा दिया, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा। क्या पूछा गया है? रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट हैज अटेंडेड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। किस स्टेट के? हरियाणा, केरला, बिहार दिए। स्कूल एजुकेशन की बात की गई है, तो स्कूल एजुकेशन में ये आ गया, क्योंकि ये तो पैसे वाली बात हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ये लिटरेसी रेट आ गया, ठीक है। तो लिटरेसी रेट से भी आप पता लगा सकते हो, लेकिन आपको जब स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि अटेंडेड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन, तो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन मतलब 6 से 14 साल वाला जो टाइम पीरियड रहता है, 14 साल तक, नेट अटेंडेंस रेशियो में पता चल जाएगा। तो किसका ज्यादा दिखा रहे हैं? बी, केरला। तो केरला इज द विनर, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? डी इज द राइट आंसर। ऐसे डेटा को देखना और समझना और एनालाइज करना, थोड़ा सा वो 8th तक आता था ना मैथ्स में, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन, उस टाइप से रहेंगे ये। फाइन। रीड द फॉलोइंग डेटा एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया कि करना क्या है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। एक टाइम्स मुझे गर्व होता है कि सोशल का टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, ठीक है, अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है, अब आपको बताना हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। Not attending school. तो literacy rate for rural population, literacy rate for rural children in the age group of 10 to 14 years, percentage of rural children aged 10 to 14 attending school, 10 to 14 attending school। तो इसमें मेल का परसेंट 85 है, फीमेल का परसेंट कितना है? फीमेल का परसेंट जैसे अगर आप देखोगे तो वो है 82%। फाइन। तो इस केस में आपको ये समझ में आ रहा है कि आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग। तो 82% अगर अटेंड कर रही हैं, कौन, मतलब मेल और फीमेल का अलग अलग डेटा दे दिया है, बच्चों का बताया गया है, लड़कियों का पूछा है, समझ रहे हो? तो उस कंटेक्स्ट में क्या होगा? उस कंटेक्स्ट में 18 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। 80, क्योंकि 82% लड़कियां स्कूल अगर जा रही है 10 से 14 साल की एज ग्रुप में, तो कितनी नहीं जा रही है? 18% नहीं जा रही है। समझ गए? ये डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। चलो एक होमवर्क देता हूं मैं आपको, यहां पे आप ऑड वन आउट पता करना है आपको। तो कैटेगरी देखो क्या है, टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर, पोर्टर, ठीक है, टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर, लॉयर, पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर एंड पुलिस कांस्टेबल। फाइन। इंडियन रेलवेज, जेट एयरवेज, दूरदर्शन एंड मेट्रो। इंडियन रेलवेज, जेट एयरवेज, दूरदर्शन एंड मेट्रो। तो अब यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो ये तीनों जगह आपको क्या देखने को मिल रहा है? तीनों जगह आपको क्या देखने को मिल रहा है? सर्विसेज देखने को मिल रही है। और ये क्या हो गया? ये आप देखोगे तो ये सर्विसेज नहीं है, इंडियन रेलवेज, जेट एयरवेज, दूरदर्शन, मेट्रो। तो ये क्या है? ये पब्लिक सेक्टर। मतलब यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर के वो देखने को मिल रहा है, और मेनली सर्विस सेक्टर के सारे एग्जांपल हैं। और यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे ओनरशिप के बेसिस पे इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये ओनरशिप के हिसाब से सारा का सारा क्या है? पब्लिक सेक्टर है, और ये सब सर्विसेज है। तो ये तीनों ऑप्शन तो सर्विसेज से मैच खा रहे हैं। ये अलग ही क्या है उनके अंदर, मतलब बोल सकते हैं गुलाब के फूल में ये क्या है? एक सूरजमुखी है, तो इसको बाहर निकाल दो ऑड वन आउट को, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये भी कुछ अपने आप में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये क्या क्राइटेरिया पे आपने क्लासिफाई किया है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्राइमरी में नेचर मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग हो रही, टर्शरी में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो गया। अब वहीं अगर आप देखोगे क्या, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ये किस चीज पर बेस्ड है? ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड जो है, तो ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज पर बेस्ड होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? सारी चीजें सिस्टमैटिक होती है, और अनऑर्गेनाइज में सिस्टमैटिक नहीं होती है, ठीक है। तो ये ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद में। तो रोहन हैज टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस ऑन 12% रेट
of interest, he has to submit papers to new houses and salary record to the bank. What is the process called as? क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? He has to submit the paper of new house and salary record to the bank. What is this process called as? ठीक है, तो देखो वैसे तो इसको आप क्या कह सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन दिया ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट है नहीं, इंस्टॉलमेंट है नहीं, इंटरेस्ट रेट की बात हो ही नहीं रही है, वो तो सब पहले तय हो गया, तो बच रहा है कोलेटरल, तो उस कंटेक्स्ट में कोलेटरल जाना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, पेपर सबमिट करना है, सैलरी रिकॉर्ड देना, तो ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था। अगेन ठीक है, सीबीएसई को पकड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है ऑप्शन में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था। आई हैव गिवन यू द रैशनल। ठीक है, अगर वो अपना घर ही वो कर रहा है, सबमिट द पेपर ऑफ न्यू हाउस एंड सैलरी रिकॉर्ड टू द बैंक, हाँ जी हाँ, ठीक है, तो वो क्या है, नहीं बैंक के सामने डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ कोलेटरल भी आ जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, घर के कागजात गिरवी रख रहा है। कोलेटरल इज द राइट आंसर, बी, कोलेटरल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following international agencies allow free trade and work on mutual trade between countries? कौन सी एजेंसी होती है जो फ्री ट्रेड वगैरह की बात करती है? ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से क्वेश्चन आया। कहां से ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, आपने इकोनॉमिक्स में भी ना पढ़ा हो, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO इज द राइट आंसर। ठीक है, WTO इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? रिमूवल ऑफ बैरियर बाय द गवर्नमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन वही होता है ना कि जब सारे कंट्रीज मिल रहे हैं, और कब मिलेंगे, जब बैरियर्स, सारे बंधन टूट जाएंगे तभी मिलन होगा। तो रिमूवल ऑफ बैरियर्स बाय द गवर्नमेंट इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेट अप फैक्ट्रीज, ये भी ग्लोबलाइजेशन में हो रहा है कि आप फॉरेन कंपनीज को बोल रहे हो कि आओ, ये पीले चावल के निमंत्रण है, फैक्ट्री लगाओ। ठीक है, ये चीज भी सही है। हैज एनेबल्ड ऑल कंपनीज टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट, सारी कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाए। नहीं, ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, एट टाइम्स ये किया है कि जो लोकल कंपनीज है उन्होंने सफर भी किया बेचारी ने, छोटी छोटी कंपनीज ने। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो ग्लोबलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है। हैज लेसन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, नहीं, फॉरेन ट्रेड तो बढ़ाया है ग्लोबलाइजेशन ने। और जब कुछ ना समझ में आया, पढ़ा लिखा ना होना, तो फिर ऑप्शंस के खेल के देखा करो। आपको पता है 1 तो 100% सही होगा ही होगा, तो 1 ए और सी में है, तो ए और सी ही होना चाहिए। अब 3 अगर गलत हो गया तो फिर बच क्या रहा है, ए ही बच रहा है। आ गया, एलिमिनेशन की टेक्निक निंजा टेक्निक होती है। जब आपको कुछ समझना है तो ये देखो कि क्या क्या सही है, अगर ये नहीं पता है तो सिर्फ ये देखो कि क्या गलत है, और उस तरह से सही आंसर के पास पहुंचने की कोशिश करो। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया। अब सेक्शन बी में बधाई हो, अब सेक्शन बी सी डी ई एफ, हाँ बी सी डी ई एफ 5 सेक्शन जो है, तो ये सारे डिस्क्रिप्टिव वाले हैं, सारे आंसर लिखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सिर्फ 1 से 20 तक थे। तो अब इसमें क्या है, देखो वही बता रहा हूं, मार्किंग स्कीम में आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, मार्किंग स्कीम डाउनलोड कर लेना। मैं आपको लेकिन एक थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी अनुमान देते चलूंगा क्वेश्चन का कि देखो कहां से आया क्या है, बाकी आंसर तो लिखे हुए हैं ही सब। ठीक है, क्या है, एनालाइज एनी 2 फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका ड्यूरिंग 1929। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया अमेरिका में, चैप्टर कौन सा है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो अब सवाल यह पूछा गया कि क्यों आया, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा था, ग्लट बन गया था। ठीक है, लेंडिंग एक्टिविटीज जो यूएस के बैंक्स ने बहुत ज्यादा कर दी थी, लोग लोन तो ले रहे थे लेकिन वापस देने की बारी आई जब फुस। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लिखना है। एक बात की गांठ बांध लो मेरे साथ आज, ठीक है, कसम खा लो इस चीज की, सोशल साइंस की, कि जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा मिनिमम उतने पॉइंट, और हमेशा आंसर पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एनालाइज 2 फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका ड्यूरिंग 1929, तो उसमें आप वही कर सकते हो। देखो, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम एंड इट वाज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस। एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन गल्ट बनता है जो, तो प्राइसेस गिरने लगते हैं। एज द प्राइसेस slumped, the agricultural income declined, farmers tried to expand production and bring larger volume of produce to the market, but it pushed down further prices। तो ये दोनों पॉइंट एक ही में क्लब हो सकते हैं वैसे। फिर उसके बाद क्या, कंट्री इन द मिड 1920s many countries financed their investment through loans from US। It was extremely easy to raise loans in US when it was going good, लेकिन जब सिचुएशन बिगड़ती है फर्स्ट हाफ ऑफ 1928 में, तो कंट्रीज दैट डिपेंडेड क्रूशियली ऑन यूएस लोन फेस्ड एक्यूट क्राइसिस, क्योंकि यूएस ने लोन देना बंद कर दिया, तो वो वर्ल्ड वाइड जो कनेक्शन था यूएस के ऊपर डिपेंडेंस थी, उसके चलते अब क्या है, सब रोल डाउन करने लगे, सारी कंट्रीज में क्राइसिस आने लगे। तो द विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज इन यूरोप। It led to the failure of small major banks and the collapse of currencies such as the British pound sterling। यूएस डॉलर भी सफर करता है। समझ में आया? तो ये आंसर हो गया आपका। एक पॉइंट और मैं भी हाईलाइट कर दे रहा हूं, देखो क्या हो रहा है कि तरह तरह के बच्चे होंगे। एक बार हम जब आपके एग्जाम आएंगे ना, बोर्ड एग्जाम, तब एक बार और सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे, मतलब ये क्वेश्चंस में उठा उठा के इधर उधर लगा के डिस्कस करूंगा।
तो तब आपको और ज्यादा मजा आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि तब आप सारे चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे। अभी कुछ बच्चे तो ऐसा है कि उन्होंने एनालिसिस वाले पार्ट को देख के समझ लोगे हाँ सर अपना काम हो गया, अभी सिलेबस ही नहीं कवर किया तो आंसर कैसे देख ले। ठीक है, क्योंकि आप में से काफी सारे बच्चे भी ऐसे भी हैं जिन्होंने सिलेबस कवर नहीं किया है। तो प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आप पहले सिलेबस कवर कर लो। ठीक है, जिन्हें सिलेबस कवर कर लिया तो उन्हें फिर क्वेश्चन दिखते से उनकी आंखों में आंसर चमक जाना चाहिए। मेंशन द प्रोविजंस दैट कॉन्स्टिट्यूशन that constitute India into a secular country. India is a secular country हम बोलते हैं, लेकिन क्यों है? What are the provisions? तो कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता, किसी रिलीजन को डिनाई नहीं किया जाता, हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ये सारे कारण हैं, 2 पॉइंट लिखना रहेंगे। ठीक है, तो देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। कुछ भी मत करो चाहे। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट कुछ भी लिख देना आप इसमें से। 2 नंबर का क्वेश्चन है, खूब इच्छा हो रही हो, हाथ में खुजली हो रही है लिखने के लिए 3 लिखना, लेकिन जितना क्वेश्चन पूछा गया उतना आंसर लिख के आगे बढ़ो, वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग में और डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, एक मैं तुम्हें थंब रूल क्या दे रहा हूं, थंब रूल ये दे रहा हूं मैं आपको कि जितने नंबर का क्वेश्चन है मिनिमम उतने पॉइंट्स आपके जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सेक्युलरिज्म इज एन आइडिया कंस्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। तो ये इतने में से आपका काम हो जाएगा, 2 पॉइंट कुछ भी। द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज स्टेट टू इंटरवीन। इंडियन नेशन को अगर आप देखोगे तो सेक्युलर इसलिए भी क्योंकि हमारी कंट्री में एक यूनिक पॉइंट ये कि हमारी गवर्नमेंट इंटरवीन भी करती है और रिस्ट्रेन भी करती है। तो जब जरूरत होती है तो इंटरवीन करती है, जैसे सरकार ने ट्रिपल तलाक को बैन किया तो रिलीजियस मैटर में इंटरवीन करके क्या करती है सरकार, रिलीजियस रिफॉर्म लाने की बात करती है। और एट टाइम्स क्या करती है, रिस्ट्रेन भी करती है कि हमें धार्मिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। सो दीज पॉइंट्स मेक इंडिया सेक्युलर कंट्री। नेक्स्ट क्या है, सजेस्ट एनी 2 वेज टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। एनर्जी रिसोर्सेज, आ जाओ, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझो। अब ये क्या आ रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन जो रहेंगे तो बहुत ओपन एंडेड बोलते हैं ना, जिनका आंसर आपको अपने आप से लिखना पड़ेंगे। वैल्यू बेस्ड टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन है ऐसे। तो एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, सैंपल पेपर में कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी है इस बार, जिसका आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा, जिसका आंसर आपको टीचर लिख के नहीं देगा, जिसका आंसर आपको खुद से एनालाइज करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, सजेस्ट एनी 2 वेज टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के 2 तरीके क्या हैं? तो 2 तरीके कुछ भी लिख सकते हो आप। क्या 2 तरीके में आप कह सकते हो, नॉन रिन्यूएबल मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना। ठीक है, कंजर्व करने की बात आ रही तो क्या होना चाहिए कि रिसाइकलिंग, रीयूजिंग पे फोकस किया जाए। तो कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हो, एनी अदर स्पेसिफिक पॉइंट्स करके लिखता है सीबीएसई मार्किंग स्कीम में बहुत सारे क्वेश्चन। तो उसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो भी रिलेवेंट पॉइंट है वो लिख दो आप। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, है ना। हैव टू अडॉप्ट कॉशियस अप्रोच एंड जुडिशियस यूज ऑफ आवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स, स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। तो ये आपको खुद से भी बनेगा। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, नॉन कन्वेंशनल यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो नया है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब ये और में आ गया जैसे, तो या तो वो कर लो या तो ये कर लो। सजेस्ट एनी 2 वेज टू इंप्रूव द यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी के यूजेस कैसे बढ़ाओगे? तो जो सोलर प्लांट्स हैं वो अफोर्डेबल होना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए। तो इस तरह से आंसर वैल्यू बेस्ड बनना चाहिए। ठीक है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल, एफिशिएंट यूज ऑफ सोलर पैनल मॉडल बन रहा है, राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो ये ऐसा कोई बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करना इसके लिए, आप अपने इर्द गिर्द अपनी समझ के हिसाब से आंसर लिखना चाहिए आपको, और वो अलाउ भी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आया, इन व्हाट वेज गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर। तो अब ये क्वेश्चन कहां से आया? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो स्वप्ना का केस था, हाउ कैन वी इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। तो आपको पता है क्या कि इरिगेशन फैसिलिटीज पहुंच जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चालू हो जाए, चीप क्रेडिट अवेलेबल हो जाए लोगों को, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो जाए, तो इन्हीं सारी चीजों से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। फाइन, तो बाय इंट्रोड्यूसिंग मेगा प्रोजेक्ट्स लाइक न्यू डैम, ठीक है, तो डैम कंस्ट्रक्ट करना, इसके लिए लोग लगेंगे, उनको काम मिल जाएगा। बाय इंट्रोड्यूसिंग टर्शरी फैसिलिटीज इन एरिया, टर्शरी फैक्टर क्या, टर्शरी सर्विसेज क्या करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ग्रोथ करवाती है, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी ग्रो करेगा तो टर्शरी अपने आप ग्रो कर जाएगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। टू आइडेंटिफाई प्रमोट लोकल इंडस्ट्रीज एंड सर्विस इन सेमी रूरल एरियाज। लोकल इंडस्ट्री जैसे देखा था ना स्वप्ना के केस में, हमने क्या देखा था कि वहां पे अगर कोई दाल मिल स्टैब्लिश कर देते हैं, पोटैटो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो क्या पोटैटो चिप्स मेकिंग इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल पे चालू की जा सकती है। विद एग्जांपल ऐसे लिख सकते हो आप आंसर। इट इज आल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्री दैट प्रोसेस वेजिटेबल एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइक पोटैटोस, ठीक है, स्वीट पोटैटो, ये सारी चीजें। बाय प्रमोटिंग टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री और न्यू सर्विसेज लाइक आईटी। सुनो मेरी बात, हमेशा जरूरी नहीं कि आंसर जो बुक में लिखा है वैसे ही लिखना है।
बुक के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए आप अपने शब्द में आंसर लिखो, बेधड़क होकर लिखो, मैं गारंटी लेता हूं बोर्ड में आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है, सेक्शन सी पे आ गए अब हम। अब सेक्शन सी क्या है, शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच। सवाल बदला, अप्रोच बदल जाना चाहिए। क्या कि अब 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे हम। तो हमेशा मिनिमम 3 पॉइंट तो लिखना रहेंगे आपको। ठीक है, तो हाउ वाज द सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे अफेक्ट हुई, ये क्वेश्चन तो मन करता है इसको गले लगा लूं। ठीक है, सुनो, मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको 2019 इनफैक्ट ऑनलाइन 19 से पढ़ा रहा हूं, मैं उसके पहले से पढ़ा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये मैं हर साल हर एक अल्टरनेटिव ईयर में, अभी पिछले साल जो एग्जाम हुआ था आपके सीनियर्स का, उनको भी ये क्वेश्चन आया था। और मैं पढ़ाते समय भी चैप्टर में बोलता हूं कि ये क्वेश्चन तो फेवरेट है, नेशनलिज्म इन इंडिया से ये क्वेश्चन फेवरेट है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे अफेक्ट किया, और हो सकता है आपके यूनिट टेस्ट में आया होगा, वो मुस्कुरा रहे होंगे आप अभी, है ना। तो हाउ वाज द सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फोर्स रिक्रूटमेंट, टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो जाती है, फैल जाती है, सारा सब कुछ, प्राइसेस जो कमोडिटीज के बढ़ जाते हैं, और ऑल दीज थिंग्स। इसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट जो फूड प्रोड्यूस हो रहा था, तो सप्लाईज वर कह सकते हैं कि डाइवर्टेड टुवर्ड्स यूरोप। तो हमारे यहाँ लोगों को खाने की समस्या, फेमाइन हो गई। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स के चलते क्या है, सिचुएशन जो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिगड़ रही थी, उसके लिए जिम्मेदार कौन था, तो जिम्मेदार कॉमन लेवल पे देखा जा रहा था किसको, ब्रिटिशर्स को। उसके चलते प्रोटेस्ट किया गया। ठीक है, तो द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, और जिसने इंडिया में कहीं ना कहीं क्या किया, नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन किया था। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा, विच वाज फाइनेंस्ड बाय द वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वगैरह बढ़ा दी थी, तो सारा बर्डन इंडियंस के ऊपर आ गया। ठीक है, through the war years prices increased, doubling between 1913 to 1918, leading to the extreme hardship for common people. Villages were called upon to supply soldiers, तो फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था। क्रॉप फेलियर जो हुआ बहुत सारे पार्ट में, जिसके चलते शॉर्टेज ऑफ फूड देखने को मिला। ठीक है, उसी के साथ साथ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, बीमारी फैल गई थी, महामारी, तो उस महामारी के चलते क्या लोग सफर कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारे कारण थे जिनके चलते क्या है कि इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में इंडिया की सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन इफेक्ट हुई थी। उससे इंडिया के लोग आपस में एकजुट आए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, अगला सवाल जैसे ये और में दिया है यहाँ पे, हाउ डिड द इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रिलेट देमसेल्व्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाला जो टॉपिक है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया से, वहां पे क्या क्वेश्चन दिया है, तो उसमें देखा आपने अलग अलग ग्रुप, रिच पीजेंट्स ने, पुअर पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, इंडस्ट्रियल ओनर्स ने और मर्चेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, तो वर्कर्स ने भी किया। तो अब आपसे सिंपल ये पूछा जा रहा है कि इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने कैसे पार्टिसिपेट किया। तो वो लोग क्या चाहते थे, अपना ट्रेड का एक्सपेंशन चाहते थे, इस कारण से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया, उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल हाउसेस वगैरह जो थे, तो उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी बनाए। फाइन, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान आ रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन कैसा था। तो दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर ट्रेड, देयरफॉर दे पार्टिसिपेटेड। क्लियर है, तो इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज वर कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस and reacted against the colonial policies that restricted their activities. They wanted protection against the import of foreign goods and rupee sterling foreign exchange ratio that discouraged imports. ठीक है, वो ऐसा चाहते थे कि ज्यादा इंपोर्ट ना हो, और ब्रिटिशर्स तो करेंगे इंपोर्ट क्योंकि उन्हें उनकी इंडस्ट्रीज ग्रो करना था। तो अपना फायदा, अपना स्वार्थ देख रहे थे वो, और उसके चलते मतलब उसमें आप जैसे देखोगे तो ऐसा उनकी कोई गलती भी नहीं थी। उन्होंने देखा कि हाँ अल्टीमेटली यही होता है ना कि म्यूचुअल बेनिफिट जहां होता है इंसान वही काम करता है, तो वो म्यूचुअल बेनिफिट वाली चीज थी। तो ऑर्गेनाइज business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries FICCI in 1927. ठीक है, led by the prominent industrialists like पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जीडी बिरला, तो भी नाम लिख देना कौन कौन इंडस्ट्रीज थे। They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. ठीक है, इन्हीं के फाइनेंशियल असिस्टेंस से क्या होता था कि मूवमेंट जो था वो सस्टेन करता था। मोस्ट बिजनेसमैन वांटेड टू फ्लरिश ट्रेड विदाउट कंस्ट्रेंट्स एंड देयरफॉर दे पार्टिसिपेटेड। सिंपल सी चीज। अगला सवाल क्या है, एग्जामिन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क ऑफ इंडिया। कहां से आया, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है आपका, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क, तो फिजियोग्राफी के ऊपर पूछा गया कि आप क्या देखेंगे, तो माउंटेनियस रीजन है, हिमालयाज, वहां पे नहीं है रेलवेज। प्लेन एरिया जो है नदर्न प्लेन के, तो वहां पे रेलवे ज्यादा देखने को मिलेगी, बस दिक्कत ये होती है कि ब्रिज खूब बनाना पड़ते हैं। ठीक है, जो डेंस फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, वहां नहीं है रेलवेज, तो उस कारण क्या है वहां रेलवे में डिफिकल्टीज होती है, स्वाम्पी एरियाज वगैरह जो वहां नहीं है। ठीक है, तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताना है बस, सिंपल। तो फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ
इंडियन रेलवे नेटवर्क इन फॉलोइंग वे, क्या है कि नदर्न प्लेन जो है तो लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, जिसके चलते क्या है आपको क्या देखने को मिलता है, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज है यहाँ पे बहुत ज्यादा, लेकिन बस ब्रिज कंस्ट्रक्शन की दिक्कत होती है। पेनिनसुलर रीजन में आपको क्या देखने को मिलता है कि हिली टेरेन वगैरह है, तो रेलवे ट्रैक्स जो होता है तो लो हिल्स, गैप्स, टनल्स के थ्रू निकाली जाती है रेलवे लाइंस, ठीक है। तो डिफिकल्ट है थोड़ा सा पेनिनसुलर इंडिया में, और जहां स्पार्स पॉपुलेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम है, तो वहां तो रेलवे की मतलब अब पहुंच ही नहीं है, जैसे हिमालयस की बात हो गई। फिर क्या है, डेजर्ट ऑफ राजस्थान, तो ऑन दी सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान टू इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइंस। साथ ही साथ क्या देखोगे, स्वाम्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, जो मैंने आपको बताया, वहां पे भी रेलवे ट्रैक में टू ले डाउन द रेलवे ट्रैक्स इज डिफिकल्ट ओवर देयर। क्लियर हुआ? अगली चीज क्या देखो, इन व्हाट वेज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अब ये क्या डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये क्या डायरेक्ट क्वेश्चन है? हाँ है तो सिलेबस का ही, लेकिन थोड़ा सा एनालिटिकल हो गया, वही कॉम्पिटेंसी बेस्ड, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, ठीक है। तो अब क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस अदर कंपनीज से कैसे अलग है, तो आप इसको बॉक्स बना के भी लिख सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो अधिकतर जब कंपैरिजन वाले, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है, एक से ज्यादा देश में ऑपरेट करती है, ठीक है, और जो दूसरी कंपनीज रहती है तो एक देश तक सीमित रहती है। मल्टीनेशनल कंपनीज का प्रोडक्शन कह सकते हैं, टर्नओवर वगैरह सब ज्यादा रहता है, इनका टर्नओवर कम रहता है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज का रिस्क भी ज्यादा रहता है, इन कंपनीज में रिस्क कम रहता है। समझ में आ रहे हो? तो इस तरह से क्या है, डोमेस्टिक कंपनीज टेंड टू रिस्ट्रिक्ट देयर ऑपरेशंस फ्रॉम टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, मोर देन 2 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि जब ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा बॉक्स बना के लिखिएगा। कारण बता रहा हूं, उसका कारण सिंपल सा ये है कि वो इजीली रीडेबल रहता है, तो एग्जामिनर, आप जितना एग्जामिनर के लिए चीजें आसान कर दोगे उतने नंबर आपको आसानी से मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कंपनीज जैसे एग्जांपल पूछा तो एग्जांपल के साथ में बताना, तो आप एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, जैसे इन्फोसिस हो गया, और कोई बड़ी कंपनी ले लो, जैसे आप क्या ले रहे हो, गूगल हो गया, तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो दे एक्सपैंड ग्लोबली फॉर मेनी रीजंस। कैसे? तो ग्लोबली जब ऑपरेट करती है तो कम कॉस्ट पे वो अपना काम कर पाती है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो कंपनीज एक्सपैंड ग्लोबली फॉर मेनी रीजंस, मोस्टली टू ऑब्टेन न्यू मार्केट, चीपर रिसोर्सेज एंड रिडक्शन इन ऑपरेशनल कॉस्ट, all of which significantly affect financial managements. These benefits also increase the risk faced by multinational corporations. Multinational जैसे आप देखोगे तो मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफर्स फ्रॉम द डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन 6 एसेंशियल वेज. Unlike their domestic financial management counterparts, multinationals are subject to exchange rate that differ based on the prevailing inflation rate in the foreign countries where they operate. मतलब वही है क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनीज को वो अलग अलग इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, इन सारी चीजों का झंझट रहता है, डोमेस्टिक कंपनीज को इनका झंझट नहीं रहता है. तो वो डिपेंडिंग ऑन दी मार्क्स अलॉटेड आपको उतने पॉइंट्स बना के लिखना रहेगा. समझ गए? अगला क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अब ये भी डायरेक्ट है. कहां से आएगा ये क्वेश्चन? तो चैप्टर 7 सिविक्स की बुक जो है आपका, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक सिंपल है. डेमोक्रेटिक में डिग्निटी होती है, इंडिविजुअल्स की इक्वालिटी होती है, लिबर्टी होती है. डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मिस्टेक्स को आप क्या कर सकते हो, देयर आर रूम्स टू करेक्ट द मिस्टेक. डेमोक्रेसी में आप जैसे देखोगे तो क्या है, इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस किया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है. क्लियर हो रहा है पॉइंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप अपने क्या कर सकते हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हो. गवर्नमेंट इज टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है. तो डेमोक्रेसी की प्रशंसा और नॉन डेमोक्रेसी की प्रशंसा नहीं करना है, सिंपल. ठीक है? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर ट्रांसपेरेंट, लेजिटिमेट, अकाउंटेबल, whereas non-democratic government are selected and formed at their own discretion. Democratic government provides dignity, freedom to individual without any discrimination, but this cannot be guaranteed in non-democratic government. समझ रहे हो वो चीज? Conflicts are resolved through debate, discussion, negotiation rather than discretion. क्यों? क्योंकि वहां पे conflict है तो राजा को जो पसंद आएगा वो सही होगा. क्लियर हुआ? Minority and majority cooperation are the common phenomenon in democratic government. कैसे कि मेजोरिटी माइनॉरिटी कॉपरेट करके चलती है, और नॉन डेमोक्रेटिक में मेजोरिटी क्या करती है, माइनॉरिटी को कुचल देती है. फिर क्या है, एनहांसेस डिग्निटी ऑफ ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. लेकिन दिस कैन नॉट बी गारंटीड इन नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम. सिंपल. अगला, टर्शरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स. जस्टिफाई स्टेटमेंट विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट. टर्शरी सेक्टर दूसरे सेक्टर से कैसे डिफरेंट है? तो आप टर्शरी सेक्टर की प्रशंसा करते चलो कि टर्शरी सेक्टर दूसरे सेक्टर से ऐसे अलग है क्योंकि प्राइमरी और सेकेंड में प्रोडक्शन होता है, टर्शरी में सिर्फ सर्विस प्रोवाइड की जाती है. टर्शरी सेक्टर में क्या आपको देखने को मिलता है कि जो टर्शरी सेक्टर है तो वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है. किसका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है? टर्शरी सेक्टर जो है तो एक तरह से आपको देखने को मिलेगा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी है जीडीपी में, और साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलता है कि वो फैसिलिटेट करता है दूसरे
सेक्टर्स के ग्रोथ में। तो टर्शियरी सेक्टर का कुल मिला के प्रश्न से करना है। टर्शियरी सेक्टर इज द बेसिक सर्विस सेक्टर, वेयर एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर प्रोड्यूसिंग, ठीक है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर में आ जाएंगे। टर्शियरी सेक्टर सपोर्ट्स एंड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। टर्शियरी एक्टिविटीज आर असिस्टेंस फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। Tertiary sector provides service like transport, banking, communication, whereas these services helps in the growth of secondary and tertiary, primary and secondary sector. समझ गए? It generates more employment than other sectors. ना जी ना, ये पॉइंट एक गलत हुआ है आंसर की में, ठीक है, ये जो ध्यान रखना होगा आपको, क्या कि it generates more employment, ठीक है। तो टर्शियरी सेक्टर जो होता है it generates more, कह सकते हैं it generates more value in GDP, इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। एम्प्लॉयमेंट तो आप देखोगे तो टर्शियरी सेक्टर में नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में आज भी क्या सबसे ज्यादा पीपल जो है दे आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, बस ध्यान रखिएगा। आपने जो पढ़ा है आप उस पर विश्वास रखना। फाइन, अब आते हैं हम सेक्शन डी पे। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन जो है, 5 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन है। 5 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, तो 5 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन में इट हाइलाइट्स दी वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। ये जो चैप्टर है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जैसे मैंने आपको बताया ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला क्वेश्चन नेशनलिज्म इन इंडिया का फेवरेट सा है, तो ये इस चैप्टर का फेवरेट सा है। बहुत सी बार रिपीटेटिव टर्म्स में ये आता है कि फ्रांस में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे बनाई गई। तो वही है ट्राई कलर फ्लैग, आइडिया ऑफ ला पैट्रिया ला सिटियोन, ठीक है, हिम्स वर कंपोज्ड, मैट्रिक्स कॉमेमोरेटेड, क्लियर हो रहा है। उसके बाद में क्या है, नेशनल असेंबली बनाई गई। तो ऐसे वो जो सारे स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक, वो सारे स्टेप्स को आपको लिखना रहेगा कि जिससे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल वाज फोर्स्ड, ठीक है। तो आइडिया ऑफ ला पैट्रिया ले सिटियोन एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग द इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर हुआ। न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। स्टेट जनरल जो था तो उसको क्या कर दिया, नेशनल असेंबली में बना दिया। न्यू हेम्स कंपोज्ड, ओथ टेकन एंड मैट्रिक्स कॉमेमोरेटेड। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ले आए, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज ड्यूज को अबॉलिश कर दिया, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज करते हुए फ्रेंच को प्रमोट किया गया। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट आपको लिखना है, और इस क्वेश्चन में तो 7-8 पॉइंट मिल जाएंगे डायरेक्ट। ये मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे एनालिटिकल अलग होते हैं, अंडरस्टैंडिंग अलग होते हैं, वैसे मेमोराइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो दिस इज वन सच एग्जांपल ऑफ मेमोराइजेशन वाला, ठीक है। अगला क्या है, अब ये ऑप्शन में हाईलाइट द रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क इन मेकिंग ऑफ जर्मनी। अब आप बोलोगे सर ऑटो वन बिस्मार्क को बस जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने जर्मनी को यूनिफाई कर दिया, लेकिन अब 5 नंबर का है तो अब ध्यान रखना इंट्रोडक्शन कंक्लूजन करके आपको 5 नंबर तक जाना रहेगा। तो ऑटो वन बिस्मार्क थे, तो अब जब आप देखोगे क्या है कि जर्मन यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी जब वहां के कह सकते हैं रूलिंग क्लास ने उठाई, तो द किंग गेव द रिस्पांसिबिलिटी टू ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, ही टुक ओवर द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द वॉर्स with 3 nations over a period of 7 years। ऑस्ट्रिया प्रूशिया, इनको मतलब ऑस्ट्रिया डेनमार्क और एक और कंट्री कौन सी थी, ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस, इनको हराता है। इनको हराने के बाद में यूनिफिकेशन कंप्लीट करता है। 1847 में जो प्रूशियन किंग था विलियम वन, राज तिलक कर दिया उसका कि जाओ राज सिंहासन संभालो, ठीक है। तो इस तरह से आपने ऑटो वन बिस्मार्क के कंटेक्स्ट में जर्मन यूनिफिकेशन को समझाया। तो थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, इर्द गिर्द की चीज ले सकते हो, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपने वही बताया कि राजा कौन बना, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, इंपॉर्टेंट Prussian minister including the chief minister Otto von Bismarck gathered in the hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by the Kaiser William I of Prussia, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, पूरा जर्मन यूनिफिकेशन समझा दिया, समझ गए। नेक्स्ट क्या है, एग्जामिन द रीजन फॉर द लोकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स इन वेस्ट बंगाल। आइए, स्वागत है आपका। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था एनालिसिस वाले पार्ट में कि वैसे तो जो डिलीटेड सिलेबस का वो दिया है सीबीएसई ने, उसमें इसे एलिमिनेट कर दिया है, सैंपल पेपर में क्वेश्चन डाल दिया है। क्या समझे आप इससे समझने वाली चीज एक बड़ी सिंपल सी ये है कि डिस्क्रिपेंसी हो सकती है बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। अब हो जाता है ना यार, कितना याद रखें टीचर भी क्या एलिमिनेट किया था, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से या तो डिलीट करो ही मत, कर रहे हो तो चैप्टर कर दो, बच्चों को क्यों उसमें रख रहे हो कितना पढ़ना है इतना नहीं पढ़ना है। तो आपको मैं पर्सनल लेवल पे सजेशन दे रहा हूं, जब मैंने पूरा पढ़ाया है तो आप पूरा एक बार तो पढ़ लेना, ठीक है। और ये मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो भूलोगे नहीं आप वहां पे, ठीक है। वैसे ऑप्शन जैसे और में था, ये और में है, तो आप बोलोगे सर बच जाएंगे, लेकिन फिर भी और वाला भी अगर वहीं से आ गया तो उस तरह से ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि अगर ऐसे कोई पार्ट है डिलीटेड वहां से क्वेश्चन आया तो हम एक रेफरेंस लेके चले उसकी कि क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक बार तो पढ़ लें सारा, ठीक है। ये मैंने आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या बता दिया है, क्लियर हुआ। तो रीजन फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स इन वेस्ट बंगाल, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब चालू करो जरा,
लेबर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, फर्टाइल सॉइल है, चीप वाटर ट्रांसपोर्ट है, कोलकाता जो है तो अर्बन सेंटर की तरह सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, तो जूट ग्रोइंग रीजन है, ये सारे कारण हो जाएंगे। फाइनेंस हो जाता है क्योंकि मतलब कोलकाता अर्बन सेंटर है तो फाइनेंस फैसिलिटीज वगैरह, मार्केट वगैरह सब मिल जाता है। क्लियर हो रहा? प्रॉक्सिमिटी टू दी जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवे, ये सारी चीजें, अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। कोलकाता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज। फिर क्या है, जूट इंडस्ट्री सपोर्ट्स वर्कर्स डायरेक्टली एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु आर एंगेज इन द कल्टीवेशन ऑफ जूट। तो आपको 5 पॉइंट लिखना रहेंगे, यहाँ 7 पॉइंट लिखे हैं, तो 5 अपनी पसंद के उठा लेना जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहे हो, ठीक है। फिर क्या है, अब वही दिया, और में एग्जामिन दी मल्टी प्रोंग एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। अब डरना नहीं है, मल्टी प्रोंग्ड एस्पेक्ट क्या होते हैं सर? सिंपल सी चीज है कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, आप पूरा लिख देना कि विमेन जो है 30% विमेन काम करती है इस सेक्टर में, ये सेक्टर जो है तो आप जैसे देखोगे तो बेंगलोर जो है तो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल की तरह इमर्ज हुआ है, ये सेक्टर में आप जिस देखोगे तो क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के चलते बहुत पैसा आता है हमारी कंट्री में बाहर से, ठीक है। आईटी सेक्टर जो है तो आईटी सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर में का लार्जेस्ट ग्रोथ में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। तो वो सारे पॉइंट जो आपने जब चैप्टर को पढ़ते समय समझे थे वो आंसर में चले जाएंगे, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्युलर, टेलीकॉम, पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स एंड मेनी अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड बाय टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ठीक है। बैंगलोर जो है तो हैड इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो है तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर। 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या है, तो वो डेडिकेटेड एरियाज रहते हैं जहां पे क्या होता है कि इंडस्ट्रीज ग्रो करती है। तो 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स। अ मेजर इंपैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मेजर इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर है इस इंडस्ट्री का, ठीक है। वही 30% पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर आर विमेन। फिर उसके बाद में इंडस्ट्री जो है तो फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है लास्ट 2 और 3 ईयर्स में, क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिलता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर जो हो रहा है। दी कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। तो ये 31 वाला पार्ट हो गया। 32 में जैसे अगर आप देखोगे 32 क्वेश्चन जो है और था, 32 में क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो पॉलिटिकल पार्टीज के रोल क्या है, इलेक्शन कंटेस्ट करना, अपोजिशन का रोल प्ले करना है, गवर्नमेंट बनाना, मेजर पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करना टू शेप द पब्लिक ओपिनियन, ये सारे पॉइंट्स हैं जो फीचर्स में दिए हैं। तो अब रोल पूछ लिया, फीचर पूछ लिया, शब्द बदलते हैं, सवाल बहरूपिया होता है पर जवाब तुम्हें पता है ना, तो सवाल बहरूपिया हो सकता है लेकिन जवाब आपको पता है, तो उस चीज को ध्यान में रख के करना आगे काम, ठीक है। तो द पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम, ठीक है। इलेक्शन कंटेस्ट करना, पॉलिसी प्रोग्राम देना, डिसाइसिव रोल करती है कहां पे, जब लॉ मेकिंग की बात होती है। फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट वाला पार्ट हो गया, क्योंकि पार्टीज ही तो क्या करती है, सरकार बनाती है, इलेक्शन हार जाती है तो अपोजिशन का रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है, सारी चीजें। पब्लिक ओपिनियन शेप करती है, क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो जो पार्टी के लीडर बोल देंगे तो लोग भी क्या करेंगे, आंख बंद करके बोल देंगे हाँ जो पार्टी बोल रही है वो भी हम, ठीक है। पार्टी के फॉलोअर होते हैं, तो इस कारण से पब्लिक ओपिनियन शेप करती है। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो लोग क्या कर पाते हैं, सरकार तक आसानी से पहुंच पाते हैं, समझ रहे हो। तो ऑल दीज पॉइंट्स विल कम अंडर दिस सेक्शन। अगला इसका और में क्या दिया, डिस्क्राइब द नेसेसिटी और यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। चलो एक सवाल, जिन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर पढ़ लिया है रिकॉल करो जरा, क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है तो उनकी नेसेसिटी या यूटिलिटी कहां है, कहां से आया। तो फंक्शंस, ऐसा लगता है ना एक ही तो बात है सर, रोल और नेसेसिटी यूटिलिटी, नहीं, नेसेसिटी वाला जो टॉपिक है अलग ही आपके चैप्टर में, वहां से कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ लाने का काम करती है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो थ्रू आउट द कंट्री को यूनिफॉर्म लॉ नहीं बन पाएंगे, समझ में आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज मतलब इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी दैट पीपल डिवाइड देमसेल्फ इन ग्रुप्स। जैसे विलेज इलेक्शन का वो दिया, पंचायती राज का एक एग्जांपल दिया कि पंचायती राज में तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या होता है, लोग अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेती हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन जो है थ्रू आउट द कंट्री इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में अगर लाना है आपको, तो आपको उनको एक सूत्र में बांधना होगा और वो सूत्र पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। तो नेसेसिटी वाला टॉपिक जो है वहां से क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर पार्टी नहीं होगी तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी तक अकाउंटेबल होंगे। तो फॉर व्हाट दे डू सो इन एंड इन देयर लोकेलिटी, सो देयरफॉर द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, लार्ज स्केल सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। समझ में आ गया ना, ताकि वो पैन इंडिया सोचा जा सके। अब society becomes larger and complex, they need some agencies to gather different views on various issues and to present these to the government। अब आप बोलोगे सर हम जो दिमाग में सोच रहे हैं और यहाँ जो लिखा है तो उसके तो शब्द अलग जा रहे हैं। शब्द अलग जा रहे हैं ना, भाव तो वही है। तो भाव वही है, इसका मतलब क्या है कि आप आपके भाव में आंसर लगा लेना है। मतलब आप अपने शब्दों में लिख सकते हो आंसर, उस चीज में घबराना मत कि एनसीईआरटी के जैसे लिखना पड़ेगा। They need some way to bring various representatives together so that the responsible government could be formed all over the country। ठीक है, और वो कब हो पाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज होंगे तभी, इस कारण पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी है। ठीक है, they needed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them। ठीक है, political parties fulfill these needs that every representative government has। We can say that parties are necessary conditions for democracy। parties democracy के लिए necessary condition है, simple। ठीक है, अब 33 देखो क्या है, तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन अ रूरल सोसाइटी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बाद वाला चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, उससे आया है ये सवाल। क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है इन रूरल इकोनॉमी। अब 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट में जाना चाहिए। क्या जाएगा, तो आप पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप को समझा दो कि एक टिपिकल ग्रुप होता है 15 to 20 मेंबर्स का, स्पेशली वुमेन जो होती है, दे कम टुगेदर, पूल देयर रिसोर्सेस। ठीक है, सो दैट दे कैन गेट द लोन व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अब इसमें आप बता सकते हो आगे और क्या, पूरा रोल बताओ कि डिसीजन मेकिंग कौन होते हैं, तो जो मेंबर्स होते हैं वही डिसीजन लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, वो डोमेस्टिक इश्यूज वगैरह जो होते हैं, जैसे सोशल इश्यूज जो होते हैं वो उन पे डिस्कशन हो जाता है, सच एज डोमेस्टिक वायलेंस, न्यूट्रिशनल नीड्स वगैरह, ये वो सारी चीजें। विमेन एम्पावरमेंट होता है, तो ये सब कुछ। चीप अफोर्डेबल क्रेडिट मिल जाता है किसको, रूरल पुअर्स को, विदाउट कोलेटरल। ये सारे पॉइंट चले जाएंगे। तो द आइडिया टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पर्टिकुलर विमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, वुमेन को जब स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो ताकि वो साथ में आए, अपनी सेविंग्स को पूल करें, ठीक है, और अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके। तो टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है तो 15 से 20 मेंबर होते हैं। ठीक है, एक नेबर के होते हैं नॉर्मली। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम, मतलब 25 रुपए 100 रुपए जितना भी मिलाना है उस तरह से, वही सारे पॉइंट है। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम ग्रुप्स इटसेल्फ टू मीट देयर नीड। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस is still less than what the money lender charges. After a year or two, if the group is regular in saving, it becomes eligible for availing loan from the bank. A loan is sanctioned in the name of group and is meant to create self-employment opportunities for the members। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिल गया सेल्फ हेल्प ग्रुप की कहानी। इसी का और में अगर क्वेश्चन देखोगे तो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडियन इकोनॉमी में उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो क्या करता है, बैंकर्स बैंक का काम करता है, चेक करता है कि प्रॉपर लोन मिल रहे नहीं मिल रहे, इंटरेस्ट रेट तय करता है। इट इंश्योर्स दैट प्रॉफिट मेकिंग लोगों को ही सिर्फ लोन ना मिले, रूरल पुअर को भी लोन मिले, वो सारी चीजें, करेंसीज वगैरह इशू करना, ये सारा सिग्निफिकेंस हो गया किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। सिंपल आपको वही लिखना रहेगा। तो इट सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। The bank maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive. The RBI monitors that the bank actually maintain the cash balance. ठीक है, the RBI sees that the banks give loans not just to the profit-making businesses and traders, but also to the small cultivators, small-scale industries, to small borrowers, etc. ठीक है, तो जो मैंने आपको पॉइंट बताया वही लिखा हुआ है आंसर में, वही कह रहा हूं कि मार्किंग स्कीम में सारा आंसर मिल जाएगा। अब आ जाओ सेक्शन ई पर। सेक्शन ई क्या है, तो जैसे अगर आप देखोगे केस बेस्ड क्वेश्चन, ये पैसेज दिया है, क्वेश्चन दिए हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। मतलब जैसे ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 34 है तो 34 को ऐसे स्प्लिट कर दिया, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से स्प्लिट कर दिया गया है, समझ रहे हो ना। तो हर एक क्वेश्चन जो होगा, तो क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, उनके अंदर सब क्वेश्चन होंगे ऐसे। ठीक है, अब ये पैसेज दिया है, कहां दिया है, प्रिंट कल्चर, मतलब ये कौन सा चैप्टर है, प्रिंट कल्चर नहीं, आई गेस जैसे आप पढ़ोगे तो विल थ्रॉन इज वन ऑफ दोज हु वेंट इन सर्च ऑफ सीजनल वर्क, लोडिंग ब्रिक्स एंड डूइंग ऑड जॉब्स। ही डिस्क्राइब्स जॉब सीकर वॉक्ड, हाउ जॉब सीकर वॉक्ड इन लंदन इन सर्च ऑफ वर्क। तो विल थ्रॉन की कहानी बताई उन्होंने, अपनी जीवन लेखी में लिखी होगी कि जब हम काम के लिए जाते थे लंदन में तो क्या सिचुएशन थी। ठीक है, मतलब क्या, ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर से है, वहां पे सोर्स जो दिए ना डब्बे डब्बे, उनमें से आया है। अब उसमें पूरी कहानी लिखी गई है। तो आई हैड ऑलवेज वांटेड टू गो लंदन एंड माय डिजायर वाज स्टिमुलेटेड बाय द लेटर फ्रॉम एन ओल्ड वर्कमेट। तो हमने चैप्टर में पढ़ा होगा क्या कि यूजुअली लोग क्यों जाते थे, क्योंकि लोग का कोई ना कोई कनेक्शन होता था, तो उसके थ्रू काम पे पहुंच जाते थे वो लोग भी वहां पे।
ठीक है। नाउ हु वाज वर्किंग इन एन ओल्ड कैंट रोड गैस वर्क्स, ठीक है, तो वही गैस वर्क्स वगैरह ऐसे कामों में ज्यादा लोग रहते थे, ठीक है। तो अब ये पूरा पैसेज आप पढ़ोगे और क्वेश्चन पे आओगे। एक और मैं आपको निंजा टेक्निक बताता हूं ये सॉल्व करने का, केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का। वो क्या है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो क्या लिखे हैं। तो जैसे 3 क्वेश्चन दिए हैं तो तीनों क्वेश्चन पढ़ लेना और फिर पैसेज पढ़ना, तो ध्यान रहेगा। और अब आप क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं हो कि आपको पैसेज में से ही आंसर मिलेगा जैसे छोटी क्लासेस में इंग्लिश में हो जाता था। पैसेज सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया हो सकता है, क्वेश्चन किसी और ही कंटेक्स्ट में पूछ रहा हो कुछ, जैसे एनालाइज द मेजर फैक्टर व्हिच लेड लंदन बिकम एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर जॉब सीकर्स, ठीक है। जॉब सीकर्स के लिए लंदन अट्रैक्टिव प्लेस क्यों बन गया, तो वो यहां कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको लॉजिक लगाना होगा कि ये इंसान क्यों जा रहा है लंदन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हुआ है। तो ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन फैक्ट्रीज ऑफ लंदन पीपल स्टार्टेड गोइंग ओवर देयर, है ना, वो चीज रहती है। फिर क्या है, एनालाइज द रीजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ विल थ्रॉन बाय द ओल्ड कैंट गैस वर्कर। अब पूरा पढ़ोगे तो लास्ट में हैप्पी एंडिंग यही होती है क्या, कि आप जैसे देखोगे तो एक ओल्ड कैंट गैस वर्कर्स जो थे, वर्क जो था, तो जहां पे गैस फिलिंग वगैरह होती है, तो वहां पे क्या इनको इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करा विल थ्रॉन ने, और उन्हें मिल गई, बधाई हो, ठीक है। तो जॉब मिल गई। तो अब यहां पे ये पूछा कि विल थ्रॉन का अपॉइंटमेंट कैसे हो गया, तो आप क्या बताओगे, क्योंकि ये जो गैस वर्क वाला काम रहता है सीजनल वर्क रहता है, तो एक टाइम जब काम ज्यादा रहता है तो उन्हें लोगों की जरूरत रहती है, और विल थ्रॉन जैसे लोग जो है तो वो गांव से काम की तलाश में आते हैं, तो सस्ते में मतलब चीप लेबर्स उन्हें मिल जाते हैं आसानी से। तो वो पॉइंट लिख दिया कि गैस वर्क वाज अ सीजनल इंडस्ट्री एंड दे वर इन नीड ऑफ लो वेज वर्कर्स, सो दे गॉट द वर्कर्स लाइक विल थ्रॉन इजीली, ठीक है, और उस कारण से उनको भी जॉब मिल गई और उनको भी वर्कर मिल गए। अब अगला सवाल एक और इसी पैसेज से पूछा गया, देखो क्या है, एग्जामिन द प्रेफरेंस ऑफ हैंड लेबर ओवर मशीन बाय इंडस्ट्रियलिस्ट इन विक्टोरियन ब्रिटेन। ये 2 नंबर में है ये वाला, ठीक है। तो जो 4 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन बताया ना, 1 1 2, अब आप बोलोगे सर ये तो कहीं है ही नहीं, तो वही मैं बता रहा हूं कि जरूरी नहीं कि हर पैसेज का आंसर आपको वहां मिले। अब ये आपने बुक पढ़ी है तो आपको ध्यान रहेगा, बुक में क्या पढ़ा है आपने कि एग्जामिन द प्रेफरेंस ऑफ हैंड लेबर ओवर मशीन बाय इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन ब्रिटेन। क्या प्रेफरेंस थी उनकी, तो हैंड लेबर प्रेफरेंस थी, क्यों, क्योंकि हैंड लेबर आसानी से अवेलेबल था, मशीन्स एक्सपेंसिव होती थी। 2 नंबर में तो कम से कम 2 आइडिया पिच करना कि हैंड लेबर इजीली अवेलेबल होता था, मशीन्स एक्सपेंसिव रहती थी, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, मशीन्स नीडेड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मशीन्स वर कॉस्टली इनइफेक्टिव डिफिकल्ट टू रिपेयर, लेबर वर अवेलेबल एट लो वेजेस, दी सीजनल इंडस्ट्री ओनली सीजनल लेबर वाज रिक्वायर्ड, मशीन लेके क्या ही करेंगे, है ना। तो वो केस रहता है। अगला पैसेज देखो, अगला पैसेज कहां से आया, ज्योग्राफी से। नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, फार्मर, एनवायरमेंटलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। किस्मत बहुत अच्छी होगी आपकी तो ऐसा पूछ लेंगे कि नर्मदा मतलब सरदार सरोवर डैम किस रिवर के पास में बनाया जा रहा है, किस रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। तो ये तो डायरेक्ट हो गए पैसेज से, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पैसेज सिर्फ रेफरेंस होता है, सवाल कंटेक्स्ट पे से बनते हैं। जैसे विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव सरदार सरोवर डैम वाज बिल्ट, तो अब किस ऑब्जेक्टिव से बनाया वो यहां कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना होगा कि डैम क्यों बनाए जाते हैं, वाटर सप्लाई किया जा सके इंडस्ट्रियल एरियाज को, अर्बन एरियाज को, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सके, इस कारण से डैम बनाया जा सकते हैं। तो 1 नंबर में सिंपल आपको लिखना रहेगा, टू सिक्योर पावर, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर फॉर द ड्रॉट प्रोन रीजन, है ना, आंसर इजी है। फिर क्या है, एनालाइज द रीजन। ये भी हो सकता है कि आप पैसेज पढ़ो ही ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूद पड़ो और बन जाए आपसे, तो उसमें घबराना मत, जैसे कि पैसेज क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो तो बिना पैसेज के भी बन जाएंगे। जैसे एनालाइज द रीजन ऑफ प्रोटेस्ट बाय ट्राइबल पीपल, व्हाई डू ट्राइबल पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। तो अब यहां पे क्या है, डैम कंटेक्स्ट दिया गया, क्वेश्चन तो ये है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है, दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइवलीहुड, दे हैव टू मूव, ठीक है, उनका घर डूब जाता है, ये सारी चीजें होती है। तो वही पॉइंट आएंगे, ह्यूज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, डिमांड फॉर रिहेबिलिटेशन, हार्म ऑफ हार्वेस्ट, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ये कारण हो गए। अगला क्या है, हाईलाइट द इशू ऑन विच सेव नर्मदा मूवमेंट वर्कड ऑन। अब सेव नर्मदा मूवमेंट जो है, फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, तो क्यों चलाया गया था, तो इशू ये था कि मेनी पीपल वर बीइंग डिस्प्लेस्ड, ठीक है, एनवायरनमेंट वाज बीइंग हार्म्ड, फॉरेस्ट वर बीइंग सबमर्ज्ड, तो ये सारे कारण थे जिसके चलते इन्वायरमेंटलिस्ट, लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन, दे केम इन द प्रोटेस्ट, सिंपल सा। तो अगेन द ह्यूज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, इन्वायरमेंटल इशू, डिमांड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्राइबल। आप क्या कर रहे हो, उन्हें घर से निकाल तो रहे उनके, लेकिन आप उन्हें क्या कर रहे हो, मतलब विस्थापन हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, उनको प्रॉपरली कहीं पे सेटल नहीं करवाया जा रहा था, ठीक है। टू प्रोवाइड ट्राइबल द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, अनदर रिलेवेंट पॉइंट। मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन रहते हैं, सीबीएसई ये स्कोप छोड़ता है
क्या कि आप कोई रिलेवेंट पॉइंट लिख रहे हो तो लिख दो। अब आप इसमें रिलेवेंट पॉइंट में ये लिख रहे हो कि सर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो वो थोड़ी ना रिलेवेंट है, समझ गए, वो चीज रहती है। फिर क्या है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब अगला पैसेज आ गया, अब ये कहां से आया, तो आप पावर शेयरिंग वाला चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, पावर शेयरिंग वाला चैप्टर पढ़ोगे तो सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आपने देख लिया क्या पावर शेयर होती है डिफरेंट ऑर्गेनाइज, उसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में होती है, पावर कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे अलग अलग सोशल ग्रुप्स में होती है, उसी के साथ साथ पावर शेयर होती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स वगैरह में, ठीक है। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज वाला जो पार्ट है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट वगैरह, इनमें जब पावर शेयर होती है कोलिजन गवर्नमेंट वाला, तो ये वो पैराग्राफ दे दिया यहाँ पे बुक का। अब सवाल अलग ही कंटेक्स्ट में चल रहे हैं। पावर शेयरिंग इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी, गिव वन एग्जांपल टू प्रूव द स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब क्या है, पावर शेयरिंग एक एसेंशियल कंपोनेंट है किसका, डेमोक्रेसी का। तो अब क्यों है, तो आप बता सकते हो पावर शेयरिंग जो है तो इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट, पावर शेयर करोगे तो कंफ्लिक्ट नहीं होगा, ध्यान आ रहा है। एग्जांपल में आप क्या देख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ पावर शेयरिंग, आप जैसे व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट social groups, all the groups feel accommodated, therefore this will not lead to the riots and all, दंगे वगैरह नहीं होंगे, है ना, वो चीज रहती है। तो it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Power sharing is the good way to ensure stability of political order. कोई relevant point दूसरा लग रहा है, एग्जांपल डाल के लिख दो, समझ गए, वो चीज रहती है। अगला क्वेश्चन, how is alliance building an example of power sharing? alliance building यहाँ पे वही हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे अगर आप देखोगे when power is shared among different political parties, तो अलायंस बिल्डिंग एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग कैसे है, क्योंकि जब अलायंस बिल्डिंग होती है तो 2 और मोर देन 2 ग्रुप्स शेयर पावर अमंग देमसेल्फ, ठीक है, एंड व्हेन दे शेयर पावर अमंग देमसेल्फ, व्हेन दे अकोमोडेट ईच अदर्स इंटरेस्ट, तो इट लीड्स टू स्टेबिलिटी रहती है, वो चीज आपको मिल जाती है। तो ऐसे एक एग्जांपल है पावर शेयरिंग का, व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म अलायंस और कंटेस्ट इलेक्शन और टू फॉर्म गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ पावर, ठीक है। Alliance could be between regional and national parties in parties, which is again an example of power sharing. Political ideas are shared, power is shared, working mechanism is shared. तो इस सेंस में आपको क्या देखने को मिलता है कि अलायंस बिल्डिंग एक पावर शेयरिंग का एग्जांपल ही है। अलायंस बिल्डिंग होता ही क्या है कि जब 2 लोग साथ में आ रहे हैं, तो 2 लोग साथ में आ रहे हैं तो वो पावर इकट्ठा कर रहे हैं और पावर शेयर भी कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जैसे अगर आप देखोगे क्या है, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स help in controlling or influencing those who are in power. Political parties या फिर प्रेशर ग्रुप्स जो लोग पावर में हैं, ठीक है, तो उनको कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो जैसे अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर, they will also have share in governmental power either through participation on governmental committees or bringing influence on the decision making process. तो आप इससे जोड़ के समझ के आंसर लिख सकते हो कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट जो है इन्फ्लुएंस करते हैं जो पावर में है, तो प्रेशर बना सकते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस एंटेल्स कंपटीशन अमंग द डिफरेंट पार्टीज। मुझे मार्किंग स्कीम में पर्सनली ये वाला आंसर सही नहीं समझ लगा, बाकी मैं आपको बता रहा हूं क्या कि जब ऐसा कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में, मूवमेंट्स में, जब पावर शेयर की जाती है, तो जो पावर में है वो उनके व्यू पॉइंट को समझते हैं, ठीक है, दे टेक केयर ऑफ द व्यू पॉइंट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज which leads to the accountability of those who are in power and this makes a check on the system, ठीक है। तो ये चीज होती है, such competition ensures that power does not remain in one hand। डर यही लगा रहता है ना कि अगर हम सही काम नहीं करेंगे तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रेडी खड़ी है हमारी सीट लेने के लिए, वो चीज। तो such competition ensures that power does not remain in one hand but is shared among different political parties representing different ideologies and social groups। क्लियर हुआ। तो ये आपका सेक्शन ई भी खत्म हुआ। सेक्शन एफ जो है वो मैप वर्क का है। मैप वर्क में देखो क्या है, मैप वर्क में 2 नंबर का हिस्ट्री से आ रहा है, 5 नंबर का टोटल मैप वर्क है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 37 पूरा 5 का है। अब 37 ए में आपको क्या दिया है, 2 पॉइंट्स दे दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है बस, ठीक है। तो आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइंस ड्रॉन नियर देम। क्या है, ए और बी पॉइंट मार्क किया गया। पॉइंट ए में क्या कह रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था यहाँ पे। 1920 में तो 2 हुए थे, एक यहां हुआ था, एक यहां हुआ था, तो यहां वाले को भूल जाओ क्योंकि उन्होंने पॉइंट यहां पे मार्क कर ही दिया है, ठीक है। तो यहां पॉइंट जब मार्क कर दिया तो क्या मार्क कर दिया, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता इज द राइट आंसर। दूसरा क्या है, तो द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ। महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ कहां पे तोड़ा, तो डांडी, ठीक है, डांडी कोस्ट।
तो यहाँ पे कैलकाटा हो गया, एक डांडी हो गया, समझ में आया, कैलकाटा ये डांडी हो गया। फिर क्या अगला, तो ऑन द सेम आउटलाइन मैप लोकेट एंड लेबल। अब यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन के थे हिस्ट्री के दोनों, अब लोकेशन और लेबलिंग के लिए आ गया। तो हिस्ट्री से 2 नंबर, ज्योग्राफी से 3 नंबर आपके ऐसे आ रहे हैं। तो मैं वही कह रहा था शुरू में, 5 नंबर तो पक्के करके चलना ही है, चलना है यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो ऑन दी सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग विद सूटेबल सिंबल। सूटेबल सिंबल के साथ में तो आप ऐसा क्या कर सकते हो, मैप में की बना सकते हो कि ये स्टार है, ये ट्रायंगल है और ये सर्कल है। स्टार जो है तो वो क्या है, हीराकुंड डैम है, ठीक है। ट्रायंगल जो है आपका, तो ट्रायंगल, रुक जा थोड़ा साफ सुथरा कर दे, ठीक है। ऐसी की बना देना है कि स्टार जो है तो स्टार क्या है आपका, हीराकुंड डैम है, ठीक है। ट्रायंगल आपने इस की बना लेना, सूटेबल सिंबल्स का नाम मतलब वही है कि तारापुर हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, नोएडा, नोएडा के लिए आपने क्या कर लिया, सर्कल बना दिया, तो नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गया। अब इनको आपको क्या करना है, बस सिंपल ऐसा ए, तो 37 का बी, लेबलिंग अच्छे से करना बस मैप वर्क का। हीराकुंड, हीराकुंड कहां पे है, महानदी रिवर पे डैम है, ठीक है। तो महानदी रिवर पे डैम है, आपने क्या कर दिया, हीराकुंड बना दिया और लिख भी दिया कि 37 का बी का, 37 का बी है ये, क्लियर हुआ, हीराकुंड डैम। फिर उसके बाद में क्या है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तो तारा मैप वर्क बताया गया है सीबीएसई की तरह कि क्या आना है क्या नहीं। ये तारापुर, ठीक है, ये तारापुर जो है तो ये तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया आपका, ओ हाँ एटॉमिक पावर स्टेशन, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये तारापुर हो गया। तारापुर के बाद में नोएडा, तो नोएडा ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिल्ली के पास में, ये नोएडा सर्कल लगा दिया अपन ने, ठीक है, नोएडा का सर्कल। तो ये नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गया सर्कल में, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। उसके बाद क्या है, कोची, तो कोची एयरपोर्ट, कोची सी पोर्ट जो है तो केरला में है। कोची सी पोर्ट का भी हमने मतलब ऐसा जो भी सिंबल बनाओ, 4 में से 3 कराएंगे, 3 ही करके आना, नंबर ऐसा नहीं कि 4 करोगे ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यही क्वेश्चन क्या होता है, जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे होते हैं उनके लिए भी पूछा जाता है। तो ये स्टेट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, विजुअली इंपेयर्ड बच्चे जो रहते हैं तो उनके लिए भी यही क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो उन्हें क्या रहता है, उन्हें मैप पे नहीं प्लॉट करना रहता है, ये क्वेश्चन आप मत करना, और ठीक है, काफी बच्चे गड़बड़ करके इधर वाले कर देते हैं। तो प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन सितंबर 1920, तो जगह का नाम कैलकाता था, कोई वाला सारा, सॉल्ट लॉ डांडी वाला था, हीराकुंड डैम जहां है ओडिशा स्टेट है, स्टेट का नाम बताओ, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है महाराष्ट्र, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां है उत्तर प्रदेश, और कोची सी पोर्ट कहां है केरला में है। समझ में आया, तो ये हमारी कहानी खत्म होती है, ठीक है। तो देखो मैंने वही बोला, सॉल्यूशन तो आपको मार्किंग स्कीम में भी मिल जाएगा, लेकिन वो एनालिसिस वाला पार्ट और जो बीच बीच में हाईलाइट वाली चीज थी वो मैंने आपको बताई। अब काम की बात सुनो, आज ये तय हो गया है, जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हो आपको, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है कि हमारा पेपर कैसा आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो अब इस पैटर्न को ध्यान में रखना, मैंने आपको वो भी बता दिया क्या इजीली स्कोरिंग एरिया है, क्या थोड़ा सा फाइट मारने वाला टफ जैसा है, कौन सा अबाउट टफ जैसा है, मतलब वो सारी चीजें। आंसर राइटिंग चालू कर देना, उस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। जब आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो उस चीज को ध्यान में रखना, क्या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं जब चैप्टर पढ़ रहा हूं तो उन पिक्चर्स पे ध्यान दे दूं, मैं बॉक्स को ना छोड़ूं, एक बार रीडअप तो मार ही लूं, ठीक है। तो उन सारी बातों पे विशेष रूप से ध्यान देते हुए फिर तैयारी शुरू करना। आई बिलीव यू पीपल आर गोइंग टू रॉक, ठीक है, मैं विश्वास रखता हूं, मेहनत करोगे तो उस मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहना, बस तेजी से मेहनत करना, सही डायरेक्शन सही स्ट्रेटेजी के साथ में, और सारी चीजों के ऊपर जब भी किसी प्रकार का संकोच हो, जब भी किसी प्रकार का डर लगे, तो याद रखना कि दिगराज सर इज ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। तो दिस वाज द स्टोरी, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। स्पेशल क्लास जो होती है, तो जहां पे हम क्या करते हैं, अनअकैडमी ऐप पे स्पेशल क्लास होती है, यू पीपल कैन अटेंड दीज स्पेशल क्लासेस आर फ्री, वेयर यू कैन लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर फॉर फ्री, ठीक है। उसके साथ साथ में ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ध्यान रखिएगा, क्या कि अनसेट जो एग्जाम होता है, अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, वो होने वाला है 8 से 15 अक्टूबर के बीच में, जहां पे आपको मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, मतलब यू कैन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप, ठीक है। अब वो चाहे नीट के लिए, यूजी नीट के लिए, आईआईटी के लिए, क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी कैटेगरी में हो, आप ये टेस्ट में अपियर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह में, ऑनलाइन घर बैठ के दो, ऑफलाइन में 75 सिटीज, ठीक है, 75 सिटीज में अक्रॉस कंट्री आप कहीं भी अपना सेंटर चूज कर सकते हो, बहुत सारे स्कूल्स हैं, लाखों बच्चे एग्जाम में अपियर कर रहे हैं, तो आई वुड से यू शुड आल्सो अपियर, ठीक है। आपको सारा सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक्स वगैरह अनसेट का, जहां से आप एनरोल कर सकते हो। इस एग्जाम का एनरोलमेंट फी है 99 रुपीज, यू कैन यूज कोड दिगराज एंड गेट दी 10% ऑफ ऑन दैट एनरोलमेंट फी। कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। इस एग्जाम में अपियर करने में जो टॉप रैंकर्स रहेंगे, दे विल गेट द चांस टू विजिट यूरोस्पेस सेंटर, स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में मौका मिलता है, तो आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें रहेगी। उसके अलावा अनअकैडमी प्लस पर मेरे 2 कोर्सेज हैं, एक 9th के लिए, एक 10th के लिए।
जिसमें क्या चल रहा है अभी, रिवीजन चल रहा है, रिवीजन कोर्स जो चल रहा है, यू कैन एनरोल इन दिस कोर्सेज यूजिंग द कोड दिगराज। 9th के लिए और 10th के लिए दोनों के लिए कोर्सेज चल रहे हैं। सब्सक्रिप्शन जो होते हैं अनअकैडमी पर वो दो तरह के होते हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये सब कुछ मिलता है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारे फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, इफ यू हैव कंफ्यूजन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड गेट द गाइडेंस। सो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट सैंपल पेपर। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। ठीक है, मिलेंगे और आगे इसी तरह से, तब तक अपना ध्यान रखते रहिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।